हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे पूरा पूरा F3 का सिलेबस कवर। पूरा F3 का सिलेबस इस एक वीडियो में कवर होगा और मैंने इस वीडियो का नाम दिया अपनी मैराथन वीडियो फॉर ACCA F3। इस वीडियो को देखने से पहले एक प्री रेक्विजिट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो प्री रेक्विजिट क्या है कि यू मस्ट हैव डन इंटायर सिलेबस अलॉन्ग विद एग्जाम किट वंस। मतलब ये जो मेरी वीडियो है, तुमने अगर F3 का सिलेबस एक बार भी नहीं पढ़ा है एंड यू आर वॉचिंग लाइक यू आर डूइंग F3 फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मेरी वीडियो जो है वो तुम्हें हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो बहुत फास्ट ट्रैक में बनाई है। बट मैंने अपनी इस वीडियो में एवरी टॉपिक को अच्छे से कवर करा है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैंने स्किप करा है। सारे चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स मैंने इस एक वीडियो में कवर करे हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैंने कवर करा है, तो ऑफ कोर्स इट्स अ मैराथन वीडियो, तो मेरी स्पीड भी थोड़ी सी तेज़ होने वाली है। प्लस मैं तुम्हें यहाँ पे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो ये एक रिवीजन वीडियो है जो तुम चाहो तो एग्जाम से एक दिन पहले 2 बार भी देख सकते हो। एग्जाम वाले दिन अगर तुम्हारा एग्जाम दोपहर को है तो सुबह ये वीडियो देख सकते हो, या तुम इस वीडियो को ही 4-5 बार देख सकते हो, तो सो दैट कि तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट, सारे चैप्टर्स के फटाफट से इस एक ही वीडियो से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो गाइज ये है मेरा प्री रेक्विजिट जो मैंने तुम सबको बताया। इसके अलावा तुम्हारी ईज के लिए मैंने क्या करा है, इस वीडियो के मैंने कुछ चैप्टर्स दिए हैं। अब वो चैप्टर्स ये नहीं है कि जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। चैप्टर्स मतलब जब तुम ये वीडियो देखोगे और ऐसा तुम्हें जो स्क्रॉल बॉक्स दिखेगा, स्क्रॉल लाइन दिखेगी, उस लाइन में कुछ चैप्टर्स तुम्हें बायफोकेट मिलेंगे। मतलब मैंने हर चैप्टर को अलग से बायफोकेट कर रखा है। विच मीन्स अगर मान लो तुम्हें सीधा सीधा चैप्टर नॉन करंट एसेट चैप्टर नंबर 8 या चैप्टर नंबर 9 उसकी रिवीजन करनी है, तो क्या तुम्हें पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी या ढूंढना पड़ेगा? नहीं, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सीधा सीधा इन चैप्टर्स में जाना है, वहाँ पे देखना है चैप्टर नंबर 9 कहाँ पे है और उसको क्लिक कर देना है, और वहाँ से तुम्हारा वो चैप्टर डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए एक और तरीका क्या है, अगर तुम फोन्स में देख रहे हो तो फ़ोन की स्क्रीन पे तुम्हारे को जैसे ये वीडियो चल रही है, यहाँ नीचे तुम्हें चैप्टर्स दिख जाएंगे। तो जब तुम फोन की स्क्रीन को छोटा करोगे तो तुम्हें चैप्टर्स दिख जाएंगे। यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन दैट चैप्टर और वहाँ से वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। और अगर तुम पीसी में या लैपटॉप में देख रहे हो तो तुम जब इस वीडियो को छोटा करोगे तो वीडियो यहाँ आएगी और यहाँ तुम्हें सारे जो हैं वो चैप्टर्स दिखेंगे इस साइड, तो वहाँ से तुम अपना चैप्टर सिलेक्ट कर सकते हो। और ज़्यादा इजी करने के लिए तुम्हारे लिए मैंने क्या किया है, तुम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके भी अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर चैप्टर देखना है तो उस डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी ऐसे चैप्टर्स की लिस्ट बनाई है। यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन दैट चैप्टर। इसके यहाँ पे टाइमिंग दिया है, तो होगा क्या, यहाँ टाइम चैप्टर नेम, टाइम चैप्टर नेम, टाइम चैप्टर नेम ऐसे दिया हुआ है। तो तुम्हें मान लो चैप्टर नंबर 22 या कंसोलिडेशन चैप्टर देखना है, तो कंसोलिडेशन चैप्टर जहाँ मिला सीधा उसके टाइम पे क्लिक कर दिया और वो वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो तुम कितनी बार भी रिवीजन किसी भी चैप्टर की स्पेसिफिकली कर सकते हो, वीडियो में तुम्हें ढूंढना ना पड़े। ये चीज़ मैंने करी है। ठीक है गाइस, तो अपनी बुक को अपने साथ रेडी रख लेना और फटाफट से हम अपना स्टार्ट करते हैं ACCA F3 दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैराथन वीडियो। तो गाइज मैंने क्या किया है, मैंने पूरा जो ये सब्जेक्ट है ACCA F3 का, इसके मैंने अपने कुछ हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं। ये पूरे हैंड रिटन नोट्स हैं। अगर मैं तुम्हें स्क्रॉल डाउन करके दिखाऊं तो देखो, तुम्हें ये पूरे टिल लास्ट जो चैप्टर है हमारा, ये देखो पूरे लास्ट चैप्टर तक के तुम्हें नोट्स मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने सारे ये नोट्स कवर करे हुए हैं। सारे ये नोट्स पे मैंने हर चीज़ कवर करी हुई है। तो ये नोट्स तुम्हारे को मिलेंगे, ऑफ कोर्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है इन नोट्स का, तो उस डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करोगे, ये जो लिंक है तुम्हारा, वहाँ से यू कैन डाउनलोड दीज नोट्स। और ये नोट्स पूरे कंप्लीट हैं। तुम चाहो तो इन नोट्स से भी रिवाइज कर सकते हो अगर तुमने वीडियो देखी है। हाँ, जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी और वो सीधा सीधा नोट से पढ़े, तो उनको शायद पढ़ने में थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता होगा मैंने कि वो चीज़ कैसे एक्सप्लेन करी है। ठीक है गाइस, तो फटाफट से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो मेरी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना मैक्सिमम बच्चों के साथ, सो दैट ये वीडियो बहुत सारे बच्चों के लास्ट मोमेंट पे बहुत हेल्प करे। एंड मेरा जो टारगेट है वो ये है कि अगर किसी भी तरीके से मैं किसी भी बच्चे के थोड़े से भी मार्क्स बढ़ा सकूँ तो मैं उसमें अपना पूरा एफर्ट दूंगा। ठीक है, चलो गाइस लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर आता है गाइस, दैट इज इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इस चैप्टर में हमारी मेजर 2 टर्म्स आती है। हमारी एक टर्म आती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और दूसरी टर्म जो आती है हमारी
वो आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है गाइस? फाइनेंशियल अकाउंटिंग मींस अकाउंट्स को प्रिपेयर करना, जैसे हमारी बुक कीपिंग। सो व्हाट इज बुक कीपिंग? बुक कीपिंग इज कि हम एक बिजनेसमैन क्या करता है, ये अपनी कॉपी में जो भी नॉर्मल ट्रांजैक्शंस एक दिन में हुई हैं वो पूरी ट्रांजैक्शन वो इस बुक में रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद हर रोज वो ऐसी अपनी ट्रांजैक्शंस लेमैन लैंग्वेज में रिकॉर्ड करता चला जाएगा। देन व्हाट विल हैपन, ये एक अकाउंटेंट को हायर करेगा, ही विल हायर अकाउंटेंट, जो इस बुक कीपिंग को, जो ये बुक बनी हुई है, इसको कन्वर्ट करेगा इन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कन्वर्ट करेगा। कैसे? लेजर्स बनाएगा, ट्रायल बैलेंस बनाएगा, बैलेंस शीट बनाएगा, और उससे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी, जिसमें 3 चीज़ें आती हैं। एक आता है हमारे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये सारा हमने आगे कवर करना है। देन आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और एक आता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तीनों चीज़ें अकाउंटेंट बना के इस बुक कीपिंग से ओनर जो है, जिसके लिए वो काम कर रहा है, उसको ये अपना पूरा रिकॉर्ड दे देगा। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मीन्स बुक कीपिंग से इस सारी ट्रांजैक्शंस को कन्वर्ट करना इन प्रॉपर अकाउंट, और कन्वर्ट करने के बाद ये जो रिकॉर्ड है ये उस कंपनी के ओनर को दे देगा या मैनेजमेंट को दे देगा। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है? सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिंपली मीन्स प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड हैंडिंग इट ओवर टू दी ओनर। दैट्स इट, और कोई रोल नहीं है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज मच मोर, या मैनेजमेंट अकाउंटिंग हैज मच मोर रोल इन बिजनेस दैन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैनेजमेंट यानी चीज़ों को मैनेज करना। ये क्या करते हैं? ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन, जो भी हमारी बुक्स बनती हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो लेते हैं। उसके साथ आउटसाइड दूसरी कंपनीज का डेटा लेते हैं। ठीक है? ऐसे करके ये हर महीने प्रोजेक्शंस बनाते हैं कि इस महीने हमने इतना प्रॉफिट कमाया, हमें ये प्रॉफिट बढ़ाना है, हम कैसे वो प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। या हमने स्टार्टिंग में सोचा था कि इस महीने इतना हमारा टारगेट होगा और एक्चुअली में इस महीने हमारा इतने प्रॉफिट्स हुए हैं, तो क्यों प्रॉफिट्स हमारे कम ज़्यादा हुए हैं। दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। So management accounting deals with managing the business on day-to-day basis, and they will need information from financial accounting as well as from other sources. खाली फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे डिपेंडेंट नहीं होते, बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं, बहुत सारी अदर सोर्सेज होते हैं जहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और ये बिजनेस को डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम बिजनेस को सस्टेन कर सकते हैं। बिजनेस में अगर हम ज़्यादा एक्सपेंस कर रहे हैं तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। रेशोज़ निकालना, रेशोज़ से एनालाइज करना कि क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं। हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट की हमें एग्जैक्ट कॉस्ट क्या पड़ रही है, सो दैट हम उस प्रोडक्ट को उस पे प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके हम सेल कर सकें। वो सारा काम होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। बहुत सारे बच्चों ने शायद F2 पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा, ये जो सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दिस इज प्योरली F2। ठीक है? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली डील्स विद प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विद मच मोर देन जस्ट प्रिपरेशन। वो एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग इसमें बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है? सो ये है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है यहाँ पे वो है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, या यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, या यूजर्स ऑफ जो हमारी अकाउंटिंग बुक्स होती हैं, या बुक्स ऑफ अकाउंट, यूजर्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है? तो कौन कौन हमारी कंपनी की बुक्स को यूज करता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले ने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और कैश फ्लो स्टेटमेंट बना दिया। ये बना के कौन कौन उन बुक्स को यूज कर सकता है? तो इन्वेस्टर्स उसको यूज कर सकते हैं ये देखने के लिए कि क्या हम इस कंपनी में पैसे लगाएं कि ना लगाएं। एम्प्लॉयज ये चीज़ यूज़ कर सकती है ये देखने के लिए कि कंपनी ने एक्चुअली में कितने प्रॉफिट कमाए हैं, और अगर कंपनी ने पिछले साल से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाए हैं तो हमें बोनस भी मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिला तो क्वेश्चन करो कि क्यों नहीं बोनस मिला, अल्टीमेटली हमारे काम की वजह से तुम्हारी प्रॉफिट बढ़े। लेंडर्स, जो लोग कंपनी को लोन देते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि ये कंपनी ने ऑलरेडी कितना ज़्यादा लोन लिया हुआ है और वो लोन कितने टाइम पे रीपे कर रही है। दैट्स वाई वो फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगा सकते हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऐसा नहीं है, तुम कहोगे सर लेंडर्स को कैसे पता चलेगा कि कब कब पेमेंट की है, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर तो सिर्फ लिखा होगा कि ये अमाउंट हमारा पेबल है, कि पेबल जो हेड है, पेबल हेड के अंदर हमारा ये अमाउंट है। हाउ विल दे कम टू नो कि कब किसको कितना पे किया है? तो दे कैन आस्क फॉर के जो ये पेबल है इसका हमें
लेजर भी प्रोवाइड करो, इसका लेजर हमें प्रोवाइड करो ताकि पता चले पेबल को कब कब पेमेंट हुई है। तो लेंडर्स विल ऑल्सो नीड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। गवर्नमेंट क्यों बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगती है? टू चेक कि कंपनी ठीक से प्रॉफिट दिखा रही है और टैक्स पे कर रही है या नहीं। सप्लायर्स भी एक तरह से जैसे लेंडर्स होते हैं, लेंडर्स कंपनी को पैसे लेंड करते हैं, सप्लायर्स कंपनी को स्टॉक लेंड करते हैं कि आप उधारी पे स्टॉक ले जाओ और बाद में हमें पैसे दे देना। तो सप्लायर्स जो है, सप्लायर्स को बुक्स इसलिए चाहिए ताकि वो ये देख सके कि कंपनी टाइम पे पैसे रिटर्न कर रही है दूसरे सप्लायर्स को, अगर हाँ तो ही वो अपना सामान कंपनी को देगी, अदरवाइज नॉट। कहेंगे कैश में दो, क्रेडिट पे नहीं चलेगा। कस्टमर्स, वाई कस्टमर वांट्स टू चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? इसलिए क्योंकि कंपनी के, अब जैसे ये कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसका कस्टमर, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कस्टमर और कंज्यूमर, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कंज्यूमर। कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम द गुड्स। ये कंज्यूमर की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कंपनी अपना सामान जो है वो होलसेलर को देती है, होलसेलर आगे रिटेलर को देता है, रिटेलर वो गुड्स कंज्यूमर को देता है। तो कंपनी के लिए कस्टमर कौन है? कंज्यूमर नहीं, कस्टमर कौन है? होलसेलर। तो क्या होलसेलर कंपनी की बुक्स मंगा सकते हैं? हाँ। वो क्यों मंगा सकते हैं? वो ये मांग सकते हैं कंपनी से कि हमें अपनी बुक्स दिखाओ ताकि हमें ये पता चले कि आप कितना रेगुलर काम कर रहे हो, कितने आप प्रॉफिट्स कमा रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि कल को आप बहुत जल्दी बंद हो जाओगे और मार्केट छोड़ के भाग जाओगे। हम तो सारा सामान आपसे लेते हैं और कोई सप्लायर तो हमारे हैं नहीं, कल को मान लो आप ही बंद हो गए तो हमारा क्या होगा? तो इसीलिए वो बुक्स चेक करते हैं कंपनी की, ये देखने के लिए कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी चल रही है, क्या कंपनी लॉन्ग रन चलेगी या नहीं चलेगी। लास्ट आता है पब्लिक। वाई पब्लिक? ताकि ये चेक करने के लिए कि कंपनी कुछ भी गलत तरीके से तो कुछ काम नहीं कर रही, कि कंपनी जो इंग्रेडिएंट्स में लिख रही है उसी तरीके से कंपनी के काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। कंपनी कह रही है कि हमारे प्रॉफिट्स बड़े कम हुए हैं, तो कई कंपनी ने झूठे मूठे प्रॉफिट्स तो नहीं दिए हुए। ठीक है, सो दैट इज पब्लिक। सो दिस इज हाउ द इंफॉर्मेशन, द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय डिफरेंट यूजर्स। अब नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक, टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटी के। बिजनेस एंटिटी के क्या क्या टाइप्स होते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। पहला होता है सोल ट्रेडर। पहला होता है हमारा सोल ट्रेडर। नेक्स्ट होता है हमारा पार्टनरशिप। थर्ड होता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। तो सोल ट्रेडर कौन सा बंदा होता है? एक अकेला बंदा होता है जो खुद ही बिजनेस में पैसे लगाता है और खुद ही बिजनेस को मैनेज करता है। ठीक है, वो अपने अंडर इंप्लॉइज को हायर कर सकता है, ही कैन हायर इंप्लॉइज। उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है कि कल को अगर बिजनेस बंद हो गया तो इसको अपनी पॉकेट से पैसे चुकाने पड़ सकते हैं बैंक को, अगर इसने जैसे खूब सारा लोन लिया हुआ है तो ही कुड बी रिक्वायर्ड टू सेल हिज पर्सनल हाउस टू पे ऑफ कंपनीज डेट्स। वैलिड फॉर अ स्टार्टअप और स्मॉल बिजनेस। सोल ट्रेडर बिजनेस, अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टअप है, वहां पे ये सूटेबल होता है ताकि वो एक बार ये चेक कर ले कि मार्केट में कैसा काम है, बिजनेस है जो अभी चल सकता है। अगर बिजनेस अच्छा चलेगा देन ही कैन कन्वर्ट हिज बिजनेस इनटू पार्टनरशिप और LLP। नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप। जैसे सोल ट्रेडर अकेला बंदा काम करता है, वैसे ही पार्टनरशिप होती है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा लोग मिलके काम करते हैं, दैट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में भी हमारी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब इनके केस में भी अगर कुछ लॉस हुआ और इनको पैसे देने पड़े तो पार्टनर्स को लॉस भी सारा अपनी पॉकेट से बियर करना पड़ेगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मतलब अगर वो सारे प्रॉफिट्स A और B थे, ये सारे प्रॉफिट्स 1:1 यानी हाफ लेते थे, और कल को इनका बहुत लॉस हो गया और बैंक को पैसे चुकाने की बात आ गई, तो इनको पर्सनली भी जो भी पैसे, जैसे मान लो $50,000 इनको पे करने हैं, तो 25 A देगा, 25 B देगा, क्योंकि इनकी रेशो है 1:1। दैट मीन्स हाफ A हाफ B। तो हिस्सेदार हर तरीके के प्रॉफिट और लॉस के दोनों एक साथ इनको बियर करना है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब जो ये पार्टनरशिप फर्म बनती है ये कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। इसका मतलब कि अगर पार्टनरशिप में ये कोई भी बिल्डिंग परचेस करते हैं या कोई भी एसेट परचेस करते हैं, वो पार्टनर्स के नाम पे होगी। वो जो इनकी फर्म है पार्टनरशिप फर्म, उसके नाम पे ये नहीं ले सकते। दे कैन बाय द प्रॉपर्टीज एट पार्टनर्स नेम, नॉट एट पार्टनरशिप नेम, क्योंकि पार्टनरशिप अलग से कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अब पार्टनरशिप में भी हमारी होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसके बारे में हम यहां पे बात नहीं कर रहे, होती है बट हम यहां पे कोई बात नहीं कर रहे। देन आती है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी कौन सी होती है? जिसकी एक सेपरेटली हम उसको रजिस्टर करते हैं एज ए कंपनी, मतलब गवर्नमेंट की नजरों में ये एक अलग बच्चा होता है। जैसे 3 पर्सन हैं, ये दोनों है कंपनी के ओनर,
ये है हमारी कंपनी, लेट्स से दिस इज अ कंपनी, ये दोनों है कंपनी के ओनर, और ये है लेट्स से हमारी कंपनी, ये है कंपनी। सो गवर्नमेंट की नज़रों में ये भी एक इंसान है, ये भी एक इंसान है, ये भी एक आर्टिफिशियल इंसान है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ आर्टिफिशियल पर्सन। कि मतलब गवर्नमेंट की नज़रों में ये अलग इंसान है, ओनर अलग है और ये अलग है। मतलब कल को अगर कुछ भी पंगा हुआ इस कंपनी में, तो गवर्नमेंट जो है वो इस कंपनी को लायबल ठहरा सकती है, इन दोनों को लायबल नहीं ठहरा सकती। दे कैन नॉट से टू दीज पीपल कि अपना घर बेचो और कंपनी की लायबिलिटी पे करो, क्योंकि गवर्नमेंट की नज़रों में कंपनी एक अलग बच्चा, एक अलग आइडेंटिटी होती है। ठीक है, सो दैट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इट हैज़ अ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स और शेयर होल्डर, के जो भी इसके शेयर होल्डर्स हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी है। मतलब जितना इन्होंने कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, इन दोनों बंदों ने जितना इस कंपनी में पैसा लगाया था, अगर कंपनी डूब गई तो इनको वो पैसा जो कंपनी में लगाया था वो कभी नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको अपनी पॉकेट से भी कुछ पैसे देने पड़ेंगे अगर बाहर वालों को कुछ पैसे देना, नहीं, लिमिटेड लायबिलिटी है, अपनी जेब से कुछ नहीं देना। हाँ, जो पैसे कंपनी में लगाए थे वो शायद इनको कभी वापस ना मिले, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ लिमिटेड लायबिलिटी। देन ओनर्स एंड मैनेजर्स आर डिफरेंट। इसका मतलब क्या है, कंपनी जो होती है, कंपनी का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक होते हैं कंपनी के ओनर्स जो कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। सो दीज आर द पर्सन जिन्होंने कंपनी में मनी इन्वेस्ट करी है, ये है हमारी कंपनी। तो नॉर्मली ये जो लोग हैं ये कभी भी कंपनी चलाते नहीं हैं, ये सिर्फ कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी चलाने के लिए ये डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। सो इन्होंने 3 बंदों को या लेट से 5 बंदों को अपॉइंट किया। दीज आर डायरेक्टर्स जो कंपनी चलाएंगे और इनको सैलरी मिलेगी। ये कंपनी के ओनर नहीं है, चाहे ये कंपनी की टॉप मोस्ट पोजीशन है, सीईओ, सीएफओ, बट ये कंपनी के ओनर नहीं है। दे विल गेट सैलरी फ्रॉम द कंपनी। ठीक है, और मनी इन्वेस्टेड, इन्होंने कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करे हुए हैं, ये कंपनी चलाते नहीं हैं। काफ़ी सारे केसेस में ये दोनों सेम भी होते हैं, बट हम अभी उस बात पे नहीं जाएंगे। हम मानेंगे ओनर्स एंड मैनेजर्स आर डिफरेंट। ठीक है, एंड कैन बी इजीली ट्रांसफरेबल। अगर मान लो इस पर्सन को अपनी कंपनी सेल करनी है या अपना शेयर सेल करना है, ये चाहता है जो मैंने पैसे कंपनी में लगाए हुए हैं मुझे किसी और कंपनी में लगाने हैं, तो ये अपने शेयर्स किसी भी थर्ड पर्सन को इजीली ट्रांसफर कर सकता है। वो उसको बोल सकता है कि मेरे पास शेयर्स हैं, तुझे लेने हैं, वो कहेगा ठीक है मुझे शेयर्स बेच दो, तो वो शेयर्स आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। उसको इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक, द फ्रेमवर्क। सो गाइस, ये फ्रेमवर्क यानी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ये होता क्या है? सो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का सिंपल सा मतलब ये है कि जब भी कोई पर्सन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, जो अकाउंटेंट है, तो उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किस तरह से वो अपने अकाउंट्स बनाए, उसके लिए एक फाइनेंशियल फ्रेमवर्क बनाया गया है। सो दैट इज़ द पर्पस। फाइनेंशियल जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी अकाउंटेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, वो इस वे से बनाए ताकि जो यूज़र्स हैं वो यूज़र्स उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके कुछ भी इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल डिसीजन ले सके। अब उसने बुक्स तो बना दी, लेकिन उस बुक्स को इस तरीके से प्रेजेंट किया कि कोई भी पर्सन उस बुक से कुछ समझ ही नहीं पाया, या बुक्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें गलत थी, तो बुक्स का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है फ्रेमवर्क का, कि जितनी भी वो बुक्स बनाता है वो बुक्स अच्छे से बनाए, अच्छे से प्रेजेंट करे, फेथफुल हो, सही हो, ताकि वो जो बुक्स हैं उनसे एक अच्छे डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन निकल सके। एंड लास्ट आता है हमारा कॉन्सेप्ट प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? इसका सिंपल सा मतलब है हमें फ्यूचर में होने वाले अपने फ़ायदों के बारे में नहीं सोचना, लेकिन होने वाले कोई भी लॉसेस हैं उनके बारे में हमें सोचना है। ठीक है, तो प्रूडेंस के बारे में एक छोटी सी चीज़ जो तुम लर्न कर सकते हो वो ये है कि हमें कभी भी अपने एसेट्स और जो हमारी इनकम्स हैं उनको ओवरस्टेट नहीं करना, कि हमने कोई भी एसेट्स या इनकम यानी फ़ायदे ज़्यादा नहीं दिखाने कभी भी, और जो भी हमारी लायबिलिटीज़ हैं, लायबिलिटीज़ या एक्सपेंसेस हैं, उनको कभी भी अंडरस्टेट नहीं करना। जितने हमारे एक्सपेंस हैं, जो भी एक्सपेंस हमारे को होने वाले हैं, वो हमें दिखाने पड़ेंगे। दैट इज़ सिंपल प्रूडेंस, पहला। दूसरा, नेवर एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट बट ऑलवेज एंटिसिपेट ऑल फ्यूचरिस्टिक लॉसेज जो हमें लगता है हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अब
क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है, कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये जो हमने बनाई है वो स्टेटमेंट्स, ये जो हमने फॉर्मेट्स बनाए हैं, इनकी क्वालिटी कैसे होनी चाहिए। तो दोज आर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। सो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे दो आते हैं। फर्स्ट आते हैं फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और सेकंड आते हैं एनहांसिंग। सो फंडामेंटल मतलब ये चीज़ें इनमें होनी चाहिए, और एनहांसिंग मतलब इससे ये जो हमारी बुक्स होती हैं वो बेटर होती हैं। अगर ये चीज़ होंगी देन दीज बुक्स विल बी कंसिडर्ड बेटर। बट ये तो कॉमन चीज़ें हैं, मेन चीज़ें हैं जो होनी ही चाहिए। अगर फंडामेंटल कुछ भी नहीं है दैट मीन्स हमारी बुक्स अच्छी नहीं है और इसमें गड़बड़ है, और उस बुक्स को हम यूज़ कहीं भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इसमें आते हैं फंडामेंटल। इसमें दो टर्म आती है हमारी रेलिवेंस। तो रेलिवेंस का मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने इसमें दी है वो रेलिवेंट होनी चाहिए, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। देन आता है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, कि जो भी फिगर्स इसमें मेंशन है, जो भी इंफॉर्मेशन इसमें मेंशन है, कि सेल्स, परचेजेस, प्रॉफिट, जो भी कुछ एसेट्स, लायबिलिटी, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी कंप्लीट है, कुछ भी मिसिंग नहीं है। फ्री फ्रॉम एरर्स, हमने कोई भी गलती नहीं करी है बनाते हुए। और न्यूट्रलिटी मतलब फ्री फ्रॉम बायस, कि इसमें कोई भी बायसनेस हमारी इन बुक्स को बनाते हुए नहीं होनी चाहिए। जो भी सच्ची चीज़ है, पूरी चीज़ है, हमें वही दिखानी है। सो ये होते हैं हमारे फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड होते हैं हमारे इन्हांसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इन्हांसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? ये जो हमारी बुक्स है वो इस तरह से बननी चाहिए कि हम उसको कंपेयर कर सकें, कि हमने एक साल बुक्स बनाई ऐसे, अगले साल हमने जो फॉर्मेट था वो चेंज कर लिया। मतलब हमने जब 2 सालों की बुक्स रखी, हम इसको आपस में ही कंपेयर नहीं कर सकते कि पिछले साल ये खर्चा इतना था, इस साल ये खर्चा इतना है, यहाँ हमने उस खर्चे को अलग हेड में डाल रखा था, इस साल हमने उस खर्चे को अलग हेड में डाल रखा था। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दीज बुक्स शुड बी इजीली कंपेरेबल। सेकंड, अंडरस्टैंडेबिलिटी, के जो भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं यूजर्स उनको समझ सके जिस तरीके से वो समझना चाहता है। ऐसा ना हो कि बुक्स हमें मिल गई, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब जैसे अगर मान लो तुमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं पढ़ा, तुम्हें अकाउंट्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है, तो और तुम कंपनी से मांगो कि मुझे बताओ क्या प्रॉफिट्स हुए, तो कंपनी तुम्हारे को सारी डीप कैलकुलेशन करके ऐसे बता दे कि इतने प्रॉफिट है, तो शायद तुम्हें ये चीज़ कुछ समझना है। लेकिन कंपनी सिंपल बोले कि ये हमारा टोटल रेवेन्यू था, ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर था, और नेट हमने इतना प्रॉफिट कमाया, जो तुम्हें ईजिली समझ आ जाएगा। दैट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। थर्ड आता है वेरीफाइबिलिटी, कि जो भी फिगर्स यहाँ पे दी हुई हैं हर फिगर का कोई प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखा है कि मेरी $10 लाख की सेल हुई है, तो इसमें से आधों का बिल ही नहीं है मेरे पास, कि कल को अगर मान लो चेकिंग कोई करने को आए और वो पूछे कि ये सेल कहाँ से हुई, तो ये प्रूव ही ना कर सके कंपनी वाले या अकाउंटेंट कि पता नहीं यार कहाँ से लिखी है, मेरे को तो याद नहीं है। बट हमें हर चीज़ का एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए कि इसके लिए ये रहा बिल, इस पार्टी को हमने इतने गुड सेल करे थे, इतना टैक्स हमने जीएसटी का पे करा था, सेल्स टैक्स हमने पे करा था। तो हो सकता है हमें पार्टी से भी कंफर्मेशन लेनी पड़े कि क्या आपने ये गुड्स परचेज करे थे, तो दैट इज वेरीफाइबिलिटी। लास्ट आता है टाइमलीनेस, कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने बनाई हैं वो टाइमली हमें मिल जानी चाहिए। अगर मान लो एक साल हमारा खत्म हो गया, इस एक साल की बुक्स ऑफ कोर्स कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, 2 से 3 महीने लगे, 2 to 3 months, और उसके बाद जाके हमें यहाँ की फाइनल बुक्स, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो स्टेटमेंट मिला, तो ठीक है। लेकिन अगर मान लो इस साल की बुक्स हमें 2 से 3 साल, 2 से 3 ईयर्स बाद हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली, तो हमारे लिए इस इन्फॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं है। इन्फॉर्मेशन शुड बी टाइमली, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो टाइमली हमें मिल जानी चाहिए, ताकि हम उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकें, उसके बेस पे हम कुछ डिसीजंस ले सकें। अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले हैं और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम 6 महीने की इन्फॉर्मेशन नहीं यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे पिछले महीने की इन्फॉर्मेशन, कि लास्ट मंथ ऐसे हुआ था तो इस मंथ क्या होना चाहिए, ठीक है। सो दीज आर एनहांसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्रेमवर्क। ये जैसे कि मैंने अपनी क्लासेस में भी बताया कि तुम्हें ये सारे लर्न करने हैं, मैंने तभी यहाँ पे हेडिंग्स लिखी हुई हैं और हर एक का मतलब तुम्हें समझा दिया, ताकि एग्जाम में किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है यू आर एबल टू सॉल्व इट। नेक्स्ट आता है हमारा एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने बताया था इस वीडियो की स्टार्टिंग में कि मैंने बच्चों को कहा था कि एक बार पूरा चैप्टर तुम्हें पढ़ा होना चाहिए, पूरा सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ा होना चाहिए, एग्जाम किट पढ़ी होनी चाहिए। तो ये 4 टर्म्स, ये 5 टर्म्स तुम्हारे लिए बड़ी कॉमन होंगी, बट फिर भी मैं जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। तो पहला होता है एसेट। एसेट हमारे कौन कौन से होते हैं?
हमारी चीज़ जिस पे हमारा कंट्रोल होता है, हमने पैसे दे के ये चीज़ परचेज की होती है। इकोनॉमिक एक्टिव ये हमने, तो इसकी अगर मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन बताऊं, दैट इज प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, कि हम इस पे कंट्रोल करते हैं, पास्ट इवेंट की वजह से हमने ये एसेट परचेज किया था और अब हम इसके कंट्रोल में हैं। लायबिलिटी मतलब किसी एक्टिविटी की वजह से हमें अब किसी को पैसे देने हैं, दैट इज अ लायबिलिटी। सो एसेट्स के अंदर हमारे आते हैं नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट, लायबिलिटी में आती है नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। नॉन करंट एसेट्स या नॉन करंट लायबिलिटीज आर दोज एसेट्स एंड लायबिलिटीज जिनकी लाइफ जो है वो अभी 1 साल से ज़्यादा है। जैसे नॉन करंट एसेट में मैंने 5 साल की इन्वेस्टमेंट कराई हुई है, तो वो मेरा हो जाएगा नॉन करंट एसेट। मैंने बिल्डिंग परचेज की है जिसकी लाइफ अभी 10 ईयर्स की बची है, तो वो हो जाएगा नॉन करंट एसेट। मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है जिसको रीपे मुझे करना है 6 साल बाद, तो वो हो जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी। और करंट एसेट करंट लायबिलिटी मतलब ऑल दोज एसेट्स एंड लायबिलिटीज जिनकी लाइफ जो है वो 1 साल की है या वो 1 साल में चेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे करंट एसेट्स में कैश, बैंक, तो इसकी कोई लाइफ नहीं होती। अगर मैं 1 लाख डॉलर्स मेरे पास पड़े हैं तो वो हमेशा रहेंगे, लेकिन वो 1,000 या 1 लाख डॉलर्स मैंने हमेशा के लिए बैंक में नहीं रखे, नहीं यूज हुए अलग बात है, बट मेरी इंटेंशन ये नहीं थी कि 2 साल तक उसको अपने पास रखने। तो दोज आर करंट एसेट्स, कि ये एसेट्स इन्वेंट्रीज, स्टॉक जो 1-2 महीने में हम बेच के नहीं खरीदते रहते हैं। सो जहां पे मूवमेंट चलती रहती है वो दोज आर करंट एसेट। करंट लायबिलिटी सप्लायर्स यानी पेबल्स, कि हमने क्रेडिट पे कुछ स्टॉक परचेज किया था, जैसे स्टॉक हमारा बिक जाएगा 2 से 3 महीने बाद हम इनको पे कर देंगे। सो विद इन 1 ईयर अगर कोई लायबिलिटी पे करनी है, दैट इज करंट लायबिलिटी। विद इन 1 ईयर किसी एसेट में कोई भी चेंज आएगा या ये जो एसेट है कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे स्टॉक या रिसीवेबल्स, तो होते हैं करंट एसेट। और नॉन करंट एसेट में मतलब, और नॉन करंट लायबिलिटी मतलब जिनकी वैलिडिटी मोर देन 1 ईयर होती है। देन आते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब हमने कुछ एक्सपेंस करे हैं, हमने कुछ खर्चे करे हैं और कैश देके या क्रेडिट पे हमने कुछ एक्सपेंस करे हैं जिसके अगेंस्ट हमें कोई भी एसेट नहीं मिलता, जैसे सैलरी। वी गेट सर्विसेज बट वी डोंट गेट एनी एसेट, दोज आर कॉल्ड एक्सपेंसेस। एंड इनकम, हमें कुछ इनकम अर्न हुई है, लेकिन वो इनकम ऐसी है कि वो हमारी कमाई है, वी डोंट हैव टू पे द अमाउंट बैक। जैसे मैंने सेल करा है, सेल से मुझे इनकम हुई है, वो पैसे मुझे किसी को वापस नहीं देने हैं, वो सेल से जो मुझे पैसे आए हैं दैट इज माई इनकम। एंड लास्ट टर्म आती है हमारी इक्विटी और कैपिटल। इक्विटी कैपिटल मतलब दिस इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस, दैट इज इक्विटी एंड कैपिटल। जो भी पैसा ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल बोलते हैं। और कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए ये पैसा भी एक तरह की लायबिलिटी होता है। जैसे कंपनी ने अगर ओनर से पैसे लिए हैं, सो दैट विल बी कॉल्ड इक्विटी और कैपिटल, जो कंपनी को पैसे ओनर को वापस करने हैं। और अगर कंपनी ने बाहर वालों से पैसे लिए हैं तो उसको बोलते हैं हम लायबिलिटी। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन भी आती है, हमने जो आगे पढ़नी है। तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, याद ही होगी तुम सबको, ठीक है। तो यहां पे याद रखना, एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, लायबिलिटी का क्रेडिट, एक्सपेंसेस का डेबिट, इनकम का क्रेडिट, ठीक है। और मैंने बताया था इक्विटी और कैपिटल इज अ काइंड ऑफ लायबिलिटी, तो इक्विटी एंड कैपिटल का बैलेंस भी होता है क्रेडिट। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट बताया था, ALEI, दैट इज अली, ALEI, अली याद रखना। एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। जब भी कंफ्यूज हो जाओ, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, दैट इज ALEI। जब भी कंफ्यूज हो जाओ समझना है, ALEI, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है, इनकम का क्रेडिट, ठीक है। इस तरह से तुम उसको लर्न कर सकते हो। अब एक कॉन्सेप्ट हमारा छोटा सा जिसके काफी सारे क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, वो ये है, अगर एसेट हमारा बढ़ता है तो क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट, और अगर एसेट कम होता है तो क्या होगा। ऐसे ही सारे केसेस में, एलिमेंट्स में क्या होगा। सिंपल सा रूल है, जो भी हमारे एसेट का बैलेंस है, जैसे एसेट का बैलेंस, जो भी हमारे एलिमेंट का बैलेंस है, जैसे एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, लायबिलिटी का क्रेडिट, दैट मीन्स एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, विच मीन्स अगर एसेट बढ़ेंगे तो एसेट डेबिट होगा, अगर एसेट कम होंगे तो एसेट क्रेडिट होगा, ठीक है। याद रखना, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, दैट मीन्स अगर एसेट को बढ़ाना है तो हमें डेबिट करना पड़ेगा, एसेट को कम करना है तो एसेट को क्रेडिट करना पड़ेगा। वेयर एज लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, विच मीन्स अगर हमें लायबिलिटी बढ़ानी है तो हमें क्रेडिट करनी पड़ेगी, और अगर लायबिलिटी कम करनी है तो हमें डेबिट करनी पड़ेगी। तो याद रखना,
इंक्रीज अगर हमें एसेट या एक्सपेंस करना है, क्योंकि एक्सपेंस का बैलेंस भी डेबिट होता है, अगर एसेट या एक्सपेंस को इंक्रीज करना है तो हम डेबिट करेंगे, और एसेट या एक्सपेंस को डिक्रीज करना है तो हम क्रेडिट साइड करेंगे। लायबिलिटी और इनकम को अगर हमें इंक्रीज करना है तो हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इनका बैलेंस होता है क्रेडिट, और अगर लायबिलिटी और इनकम को हमें डिक्रीज करना है, सेम फॉर कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, अगर हमें ये डिक्रीज करना है तो हमें डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो बैलेंस होता है दैट इज क्रेडिट। ठीक है, अब आते हैं हमारे लास्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभार हमसे पूछा जाता है कि बताओ कौन से कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। सो ये होते हैं हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कि इन कॉन्सेप्ट्स के बेस पे हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं, ये कॉन्सेप्ट्स फॉलो करते हैं। पहला इज मेटीरियलिटी। मेटीरियलिटी का मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको ना दिखाने पे यूजर का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो सकता है, ऐसी इंफॉर्मेशन को हमें बुक्स में अलग से शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ओनर ने या अगर एक मैनेजर ने कंपनी के पूरा साल $1 की टॉफी खाई, सो दैट इज इमैटेरियल। दैट मीन्स अगर हम उस इंफॉर्मेशन को ना भी दें तब भी ओनर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्या यार $1 की तो बात है, मैनेजर ने खा लिया, क्या होता है। लेकिन अगर $1 की जगह मैं बोलता हूं कि $10,000 की टॉफी जो है वो मैनेजर पूरा साल में खा गया, तो वहां पे ओनर बोल सकता है कि भाई इतनी ज्यादा टॉफी 10,000 की चक्कर, या कुछ तो गड़बड़ है। सो दैट इज मटेरियल, इसको मुझे बुक्स में शो करना पड़ेगा। सो जो भी चीजें हमारी मटेरियल होती हैं, मटेरियल का मतलब है कि जिन चीजों से हमारे बुक्स में जो भी चीज़ों को अगर हम बुक्स में ना शो करें उससे यूज़र का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाए, वो चीज़ हमारी मटेरियल होती है, उसको हमें बुक्स में शो करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मीन मतलब होता है कि जो भी हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं हम क्रेडिट बेसिस पे अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। दैट मीन्स अगर मैंने आज की डेट में गुड्स सेल कर दिए, और अभी मेरे पास कैश नहीं आया, मैंने गुड्स सेल कर दिए लेकिन मेरे पास कैश नहीं आया, आई विल रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन। क्रेडिट सेल को भी मैं रिकॉर्ड कर दूंगा अक्रूवल बेसिस पे। जो भी ट्रांजैक्शन जब भी हुई है हमें ऑन द स्पॉट उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है, चाहे कैश आया हो चाहे नहीं आया हो, इट इज इररेलेवेंट। जब आएगा तब हम उसकी अलग एंट्री कर देंगे, बट सेल की हमें एंट्री करनी पड़ेगी चाहे क्रेडिट सेल हो। दैट इज अक्रूवल बेसिस। नेक्स्ट आता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म। अब सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब क्या होता है? इसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या है? इसका बेस्ट एग्जांपल होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर्स। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब होता है कि कुछ चीजें हम अपनी बुक्स में ऐसी दिखाते हैं कि एज पर रूल हमें उसको अलग हेड में दिखाना है, बट एक्चुअली इसका मतलब अलग होता है। मतलब अब जैसे मैं तुम्हें बोलूं कि प्रेफरेंस शेयर्स जो टर्म है, इससे हमेशा हमेशा क्या आता है कि ये होती है हमारी इक्विटी, ये होती है इक्विटी का पार्ट, मतलब ये होते हैं कैपिटल का पार्ट। जैसे कैपिटल में इक्विटी भी आता है, कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आता है। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसका मतलब ये टेक्निकली कैपिटल का पार्ट हो गया। लेकिन अगर ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं हमारे रिडीमेबल, कि दीज आर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है कि इन शेयर्स के हमें कुछ टाइम बाद इनको हमें पैसे वापस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो कंपनी में लोगों ने पैसे लगाए, 5 साल बाद हमें इनको पैसे वापस करने हैं, तो देखा जाए एक तरह से ये हमारी कंपनी की इनडायरेक्टली लायबिलिटी होगी। पैसे लिए, 5 साल बाद पैसे वापस करने हैं, तो एक तरह से बैंक लोन ही हो गया। तो यहां पे सब्सटेंस कुछ और है, इसका फॉर्म कुछ और है, तो हमें इनको दोनों तरीके से अलग से शो करना पड़ेगा कि ये कैपिटल है बट दिस इज कंसिडर्ड एज अ लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि हमें ये पैसे वापस करने हैं। दीज आर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। सो दैट इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म। हमें दोनों तरीके से उस चीज को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। इसका मतलब क्या होता है? वी ऑलवेज हैव टू रिकॉर्ड एवरीथिंग एक्सेप्ट अगर हमें फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है। मतलब अगर हमें लगता है कि आगे जाके हमें कुछ इनकम होने वाली है, अभी हुई नहीं है, ना कुछ श्योरिटी है, बट हमें लगता है कि इस चीज से हमें बहुत ज्यादा इनकम होगी, हमें उसको रिकॉर्ड नहीं करना। लेकिन अगर हमें लगता है कि आगे जाके हमारा ये नुकसान हो सकता है, तो हमें उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है। दैट इज प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है, जो एग्जाम में आ भी सकता है, दैट इज वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हम सबको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक इज
वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। इन दोनों में से जो भी कम है उस पे हम अपने क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी हुई है। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। हम फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को कंसिडर नहीं कर रहे, लेकिन आने वाले सारे लॉसेस को कंसिडर कर रहे हैं। क्यों? क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये छोटी छोटी टर्म्स है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था तुमने पूरी बुक ऑलरेडी पढ़ी हुई है, एग्जाम किट करी हुई है, तो ये तुम इजीली लिंक कर सकते हो। छोटी छोटी चीजें हैं, लिंकिंग तुम्हें पता चलेगी कैसे हो सकती है। क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से डायरेक्ट लिंक होता है। अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाऊंगा, मतलब मैं प्रॉफिट भी अपना ज्यादा दिखा रहा हूं। याद रखना कि अगर क्लोजिंग स्टॉक में ज्यादा दिखाऊंगा, इट मीन्स मैं अपना प्रॉफिट भी ज्यादा दिखा रहा हूं, और अगर क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाऊंगा, दैट मीन्स मैं अपना प्रॉफिट भी कम दिखा रहा हूं। तो क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिलेशन होता है। दैट्स व्हाई क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। क्योंकि अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है, कॉस्ट ज्यादा है, और मार्केट में कम का सेल होगा, मतलब मुझे पता है कि क्लोजिंग स्टॉक मैंने 1 लाख का खरीदा हुआ है, जिस पे मैंने खर्चा किया है, लेकिन अगले साल मुझे पता है कि ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो है ये $30,000 से ज़्यादा का सेल ही नहीं हो सकता, इसकी मार्केट खत्म होगी। तो अपनी बुक्स में मैं 1 लाख का नहीं, मैं 30,000 का दिखाऊंगा, जिसकी वजह से मेरे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। दिस इज कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या कहती है? इट मीन्स जब भी हम अपनी अकाउंट्स बनाते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो एवर लास्टिंग है, पूरी जिंदगी चलेगा। ऐसा नहीं है कि 1 साल बाद बिजनेस बंद हो जाएगा। अगर 1 साल बाद बिजनेस बंद ही होना है तो हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे। क्यों? फिर तो हमें पता ही है कि साल में इतने पैसे लगाए, पूरे साल बाद इतना कैश हमारे पास बचा हुआ है बिजनेस से, दैट्स इट। तो अकाउंटिंग करके फायदा क्या है? अकाउंटिंग भी तो इसीलिए कर रहे हैं ना, और बिजनेस यहाँ पे बंद हो चुका है। अगर हम गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो करते हैं कि बिजनेस लॉन्ग टर्म चलेगा, तभी हम अकाउंट्स बनाते हैं। नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मींस जो तरीका, जो फॉर्मूला, जो रूल हमने एक बार फॉलो कर लिया, मोस्टली वही रूल हमें हर साल फॉलो करना है, अनटिल एंड अनलेस कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ना हो एज पर लॉ। एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन मेथड। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के 2 मेथड होते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड पहले साल फॉलो कर रहे हैं तो हर साल हमें स्ट्रेट लाइन ही फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम रिटन डाउन वैल्यू फॉलो कर रहे हैं तो हर साल हमें रिटन डाउन वैल्यू मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा, अनटिल एंड अनलेस देयर इज अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बाय लॉ। दैट इज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। लास्ट आता है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो ये कहता है कि बिजनेस अकाउंट्स करने के लिए हम हमेशा ओनर और बिजनेस को सेपरेट मानते हैं। मतलब हम इसके अंदर सिर्फ बिजनेस की ट्रांजैक्शंस ही दिखाएंगे, ओनर की जो भी पर्सनल ट्रांजैक्शंस हैं वो हम बुक्स में नहीं दिखाते। अगर ओनर ने घर के लिए फर्नीचर परचेज करा है अपनी पॉकेट से, उस ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस में नहीं दिखाते। वी ओनली शो ऑल द ट्रांजैक्शंस विच आर रिलेटेड टू बिजनेस। मतलब अगर ओनर ने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करे हैं, चाहे बिजनेस भी ओनर का है, ये पैसे भी ओनर के हैं, तो एक तरह से देखा जाए उसने एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट में पैसे ट्रांसफर किए हैं। लेकिन हम बुक्स बना रहे हैं बिजनेस की, तो बिजनेस में हम दिखाएंगे कि ओनर ने इतना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करा है। सो दैट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये होते हैं हमारे अदर कॉन्सेप्ट्स, और यहां पे हमारे चैप्टर होता है खत्म। ठीक है गाइस, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2। छोटा सा चैप्टर है, दैट इज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सो गाइस, ये जो चैप्टर है हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये चैप्टर क्या है? सो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चैप्टर हमारा ये है कि जो भी हमारे अकाउंट्स बनते हैं, वो अकाउंट्स बनाने के लिए हमारी एक IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बने हैं कि जो भी हम अकाउंट्स बनाएंगे, इन रूल्स को फॉलो करके हम अपने अकाउंट्स बनाएं, ताकि हमारी बुक्स कंसिस्टेंट हो, सारी कंट्री सेम तरीके से ये चीज़ें फॉलो करें, और जो हमारे जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं जब वो सारे लगाएंगे तो हमारी बुक्स जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाएंगी। और सारी चीज़ें, जैसा कि हम कहते हैं कि अगर जैसी डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर ये कंपनी A, कंपनी B, कंपनी C, कंपनी D, इस पर्सन को कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, अगर इनकी बुक्स दिखने में एग्जैक्टली सेम होंगी, मतलब फॉर्मेट सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, सिर्फ फिगर्स अलग होंगी, तो इस पर्सन के लिए बड़ा इजीली होगा आइडेंटिफाई करना कि कौन सी कंपनी सही है। लेकिन अगर इसमें किसी कंपनी ने कुछ अलग रूल्स फॉलो करे हैं,
इसने कुछ और, इसने कुछ और, इसने कुछ और, तो पहले इसको सारी बुक्स अपनी मॉडिफाई करानी पड़ेगी एज पर IFRS, कि सारी कंपनी सेम स्टैंडर्ड्स फॉलो करें, बुक्स बिल्कुल सेम फॉर्मेट से बने, देन उसके बाद वो कंपेरेबल होंगी। इसीलिए हमारा बना है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये क्या करता है, ये बनाता है हर टॉपिक के लिए, हर चीज़ के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स जो सारे अकाउंटेंट्स को, सारी कंपनीज को फॉलो करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है सारी कंपनी करे, लेकिन करना चाहिए, ऐसे ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बनाता है। आज की डेट में बहुत सारी कंट्रीज, ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द कंट्रीज है वो IFRS ही फॉलो कर रही हैं, या फिर कुछ कंपनीज ने या कुछ कंट्रीज ने क्या करा है, उन्होंने जो भी ये स्टैंडर्ड्स बने हैं, इन स्टैंडर्ड्स के बेस पे अपने स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं, कन्वर्ट कर दिया है। जैसे इंडिया में क्या है, IFRS की जगह हमारे हैं इंड एएस, ठीक है। और ये जो इंड एएस है, ये इंड एएस एग्जैक्टली IFRS की तरह ही है, उसी से लेके हमने इंड एएस अपने बना दिए। कुछ चीज़ों में थोड़ा बहुत डिफरेंट है, क्योंकि हर कंट्री के अपने कुछ रूल्स होते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन सब कुछ IFRS से ही लिया गया है। तो या तो कंट्रीज पूरी पूरी IFRS को ही फॉलो कर रही हैं, या वहीं से कुछ चेंजेस करके उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं। हाँ, बहुत सारी कंपनीज, कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो IFRS फॉलो नहीं करती, वो जैसा अपनी तरीके से उनको बुक्स बनानी है वैसा बुक्स बनाती है। एक और एग्जांपल, अगर मैं एक लेट से सोल ट्रेडर हूँ, मेरा छोटा सा बिजनेस है, आई एम अ सोल ट्रेडर एंड आई हैव अ वेरी स्मॉल बिजनेस, तो मुझे IFRS बना के क्या फ़ायदा, मैंने बड़ा कहीं से इन्वेस्टमेंट लेनी है। तो ऐसे सोल ट्रेडर जो होते हैं वो अपनी बुक्स नॉर्मल बनाते हैं, कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करते, क्योंकि उनको बुक्स अपने लिए चाहिए। दीज आर सोल ट्रेडर्स, उनको कहीं से पैसे नहीं लेने, ठीक है ना। ना वहाँ पे कंपनी है, ना वहाँ पे शेयर होल्डर अलग है, मैनेजर अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ पे ऐसी IFRS की ज़रूरत नहीं होती। तो IFRS में सबसे पहले आता है हमारा फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या होता है, ये वो लोग होते हैं जिनका ये काम होता है कि हमें ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाने हैं जो इजीली एक्सेप्टेबल हों पूरे वर्ल्ड में, और सारी कंट्रीज की सारी कंपनीज ऐसे स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर सके। ये काम होता है फाउंडेशन का। तो फाउंडेशन वालों ने क्या किया है, इन्होंने 3 अलग अलग पार्टीज बनाई हैं, इन्होंने 3 अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं। पहला इन्होंने बनाया है IFRS बोर्ड या IAS बोर्ड, दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसका काम क्या है, इसका काम है स्टैंडर्ड्स को बनाना और उनको डेवलप करना, कि कोई भी स्टैंडर्ड में कोई छोटा मोटा चेंज करना है या स्टैंडर्ड अपग्रेड करना है, वो काम है IASB का, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का। IFRS इंटरप्रिटेशन कमेटी वालों का क्या काम है, दे रिव्यूज द अकाउंटिंग इश्यूज एंड गिव गाइडेंस ऑन हाउ टू यूज द स्टैंडर्ड्स। कि मान लो IASB ने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए, वो स्टैंडर्ड्स बना के इन्होंने सारी कंट्रीज की कंपनीज को बोला कि आपको ये स्टैंडर्ड को ऐसे फॉलो करना है, ठीक है। कुछ लोगों को समझ नहीं आया, तो वो चीज़ IASB नहीं क्लियर करेगी कि आपको वो काम कैसे करना है, वो चीज़ क्लैरिफाई करेगी IFRS इंटरप्रिटेशन कमेटी, IFRS IC। वो बताएगी कि वो स्टैंडर्ड आपको कैसे फॉलो करने हैं, प्लस जो भी स्टैंडर्ड्स मार्केट में इशू हुए हैं, जितने भी स्टैंडर्ड्स मार्केट में इशू हुए हैं, उन स्टैंडर्ड्स को रेगुलरली रिव्यू करना कि उन स्टैंडर्ड्स में कुछ कमी तो नहीं है, उसमें क्या रिक्वायरमेंट है ठीक करने की, कि स्टैंडर्ड बहुत सारी कंट्रीज ने मना कर दिया कि हम नहीं फॉलो कर सकते। सो वो है हमारा IFRS इंटरप्रिटेशनल कमेटी, IFRIC। लास्ट आता है IFRS एडवाइजरी काउंसिल। एडवाइजरी काउंसिल का सिंपल सा काम होता है, ये IASB की हेल्प करते हैं, एडवाइस करते हैं स्टैंडर्ड्स बनाने में। ये स्टैंडर्ड बनाते नहीं हैं खुद, ये एडवाइस करते हैं, गाइड करते हैं इनको कि आप स्टैंडर्ड कैसे कैसे बना सकते हो। दे एडवाइज दी बोर्ड ऑन डिसीजंस एंड प्रायोरिटीज के कैसे वो अपना अपना काम कर सकते हैं। सिंपल याद रखना, IFRS AC जो होते हैं वो इनको गाइड करते हैं IASB को। IASB का काम होता है स्टैंडर्ड्स बनाना और उनको डेवलप करना, और इंटरप्रिटेशनल कमेटी का काम होता है जो भी स्टैंडर्ड्स बने हैं उनको रिव्यू करना इशू करने के टाइम, प्लस गाइडेंस देना कि स्टैंडर्ड्स को आपको सारी कंपनीज और कंट्रीज को कैसे कैसे स्टैंडर्ड्स यूज करने हैं, ठीक है। और फाउंडेशन का काम क्या होता है, फाउंडेशन जो भी स्टैंडर्ड्स बनते हैं वो सारी कंट्रीज में जाके उनके जो स्टैंडर्ड सेटर्स होते हैं उनके पास जाती है कि देखो ये स्टैंडर्ड्स हैं, आप अपनी कंट्री में ये स्टैंडर्ड्स फॉलो कराओ, जिससे आपकी बुक्स बेटर बने और ग्लोबल रीच हो इन बुक्स की, ग्लोबली आपकी बुक्स एक्सेप्टेबल हो। सो दिस इज IFRS, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है छोटा सा टॉपिक, दैट इज डिफरेंस इन ओनरशिप एंड कंट्रोल। ये वैसे मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं। इसका मतलब ये है
कंपनी में एक होते हैं शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर आर द पीपल हु इन्वेस्ट मनी इन द कंपनी एंड हु ओन्स द कंपनी. वो कंपनी ओन करते हैं एंड वो कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं. डायरेक्टर्स कौन होते हैं? डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स टू रन द कंपनी बट दे डू नॉट ओन द कंपनी. कि जो डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी ओन नहीं करते, वो सिर्फ कंपनी रन करते हैं. ठीक है, और उनको उसके लिए क्या मिलती है? उनको उसके लिए सैलरी मिलती है. छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, बहुत सारी कंपनीज में शेयर होल्डर ही डायरेक्टर होते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए हमें ये चीज़ बिल्कुल अज्यूम नहीं करनी कि शेयर होल्डर आर डायरेक्टर. क्वेश्चन कैन बी कि शेयर होल्डर कैन बी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. इट इज राइट, बट शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. दैट इज रॉन्ग. ठीक है, चलो ये था गाइस हमारा सेकंड चैप्टर. अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड चैप्टर पे, जिसका नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग. सो यहाँ पे जो सबसे पहला हमारा पॉइंट है, सबसे पहली जो हमें चीज़ पढ़नी है दैट इज बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड डॉक्यूमेंट्स. के नॉर्मली बिजनेस के अंदर कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस होती हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस हम कलेक्ट करते हैं. हालांकि इनका जो रिलेशन है तुम्हारे आगे जो भी चैप्टर्स हैं उनकी जर्नल एंट्रीज हैं उनसे इनका कोई रिलेशन नहीं है, बट फिर भी हमें अच्छे से पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में इसका छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है जहाँ पे वो हमें पूछ सकते हैं कि बताओ इसमें से कौन सी चीज़ के बारे में ये बताया गया है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें बोला गया है कि विच डॉक्यूमेंट इज सेंट टू आस्क द कस्टमर या आस्क द पर्सन टू गिव मनी. तो उसके लिए क्या होता है? दैट इज इनवॉइस. इनवॉइस हमें अगर बिल दिया जाता है, वो बिल इसलिए नहीं दिया जाता कि वो हमें ये बता रहा है कि ये सामान आपने परचेज किया है. इनवॉइस बिल इसलिए दिया जाता है कि वो आपको बोल रहा है कि ये सामान है, इतने पैसे हैं, इतने पैसे हमें दो. ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे. सो दैट इज बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड डॉक्यूमेंट. सबसे पहला आता है हमारा कोटेशन. सो इस पूरे को जानने के लिए हम क्या बात करते हैं? ये है हम यानी हमारी कंपनी और ये है हमारा सप्लायर. दिस इज अस और ये है हमारा सप्लायर. ठीक है, तो कोटेशन क्या होती है? हमने डिफरेंट सप्लायर्स को एक कोटेशन, हमने डिफरेंट सप्लायर्स को बोला कि हमें लेट्स से 100 कंप्यूटर्स अपने ऑफिस के लिए लेने हैं. वी हैव टू बाय 100 कंप्यूटर्स फॉर द ऑफिस. तो हमने डिफरेंट सप्लायर्स को बोला कि आप हमें कोटेशन दो कि कितने के आप 100 कंप्यूटर्स सेल करोगे. तो हमें इस पर्सन ने सबसे सस्ता ऑर्डर दिया और सबसे अच्छी क्वालिटी का कि मैं आपको इस रेट पे सारे कंप्यूटर सेल कर सकता हूं. तो उसके बाद हमने इसको भेजा परचेज ऑर्डर कि हमें इतने कंप्यूटर्स परचेज करने हैं इस प्राइस पे जो आपने हमें बताया था. उसके बाद क्या होगा? ये पर्सन एक बताएगा सेल्स ऑर्डर और वो भेजेगा अपने वेयर हाउस को. वो वेयर हाउस को बोलेगा कि भाई हमारे पास ये, क्योंकि इसने सामान हमें सेल करना है, हमारे लिए वो परचेज है, इसके लिए क्या है? वो सेल. तो वो एक सेल ऑर्डर बना के अपने वेयर हाउस को भेजेगा और वो बोलेगा कि ये सारा सामान वेयर हाउस से निकाल, जिसको वो चेक करेगा परचेज ऑर्डर के साथ कि हाँ ये सामान उसने मंगाया था, ये आ गया, ये आया था, ये आ गया, ये आया था, ये आ गया. तो वो अपने वेयर हाउस में भेजेगा. वेयर हाउस वाले क्या करेंगे? जो भी सेल्स ऑर्डर उनके पास आया है उसके बेस पे व्हाट दे विल डू, वो ट्रक वाले को, जो ट्रांसपोर्टेशन वाला है, इसको तुम ट्रक मान लो इजीली करने के लिए, वैसे तो बहुत फास्ट कार लग रही है गेम वाली. एनीवेज, तो वो क्या करेगा? वो सारा सामान इस ट्रक में लोड करवाएगा. इस ट्रक में वो सारा सामान लोड करवाएगा और एक इसको डॉक्यूमेंट देगा, गुड्स डिस्पैच नोट, कि मैंने तेरे ट्रक पे ये सारा सामान लोड करवाया है. ठीक है, मैंने इस ट्रक पे सारा सामान लोड करवाया है. इसकी कॉपी जो है, दैट मीन्स गुड्स डिस्पैच नोट की कॉपी मुझे भी मिल जाएगी कि ये सामान उसने डिस्पैच कराया है. जब ये ट्रक मेरे पास आ जाएगा, जब ये ट्रक मेरे पास आ गया, ये ट्रक मेरे पास आ गया, तो मैंने जो भी गुड्स डिस्पैच नोट मेरे पास आया था इसकी कॉपी, उससे कंपेयर किया कि कितना सामान मुझे रिसीव हो चुका है. तो जो सामान उसने डिस्पैच किया था मैं उससे भी कंपेयर करूंगा और मैं इससे भी कंपेयर करूंगा कि मैंने जो ऑर्डर दिया था उसको, जो मैंने ऑर्डर दिया था कि मुझे सामान तुझसे परचेज करना है, वो सारा सामान मुझे आया है या नहीं आया. अगर वो सामान कम है तो फिर मैं उसको पैसे भी पूरे नहीं दूंगा ऑफ कोर्स. तो मैं गुड्स रिसीव नोट को वेरीफाई करूंगा डिस्पैच नोट से और अपने परचेज ऑर्डर से. अब मुझे गुड्स मिल गए. जैसे ही मुझे गुड्स मिल गए तो क्या होगा? तो सप्लायर मुझे एक बिल भेजेगा विच इज कॉल्ड इनवॉइस. वो मुझे एक बिल भेजेगा कि इतना इस ट्रांजैक्शन के लिए इतना टोटल अमाउंट है जो आपको मुझे देना है. ठीक है, इस ट्रांजैक्शन के लिए इतना टोटल अमाउंट आपको मुझे देना है, दैट इज कॉल्ड इनवॉइस.
कि वो बोलेगा हमें कि हम आपको ये बिल दे रहा हूं मैं आपको और मुझे इतने पैसे दो, दैट इज द पर्पस ऑफ इनवॉइस, और ये इंपॉर्टेंट भी है। अब उसके बाद आती है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या होगी, अभी सप्लायर ये बिल देने के बाद मुझे ऐसा नहीं बोलेगा कि ये पैसे दो, वो ये बता रहा है कि आपका इतना बिल बना है। उसके बाद सप्लायर हमें एक स्टेटमेंट भेजेगा कि पहले आपने इतनी परचेज की थी, इतनी परचेज की थी, इतने पैसे आपने दे दिए। ये एक स्टेटमेंट देगा, इतनी परचेज की थी, इतनी परचेज की थी, इतने पैसे आपने दे दिए हमें, इतने पैसे बाद में दे दिए, इतनी और परचेज की है, आज की डेट में जो नेट आपका बैलेंस है वो इतना है जो आपने हमें देना है या आपसे हमें लेना है, दैट इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। वो पूरी स्टेटमेंट बना के हमें देगा। उसके बाद एक आता है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। अब डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है, अगर मान लो हमने, पहले मैं सारा हटाता हूं, अगर मान लो हमने जो ये सामान परचेज किया था इसमें से कुछ गुड्स हमने इसको रिटर्न कर दिए कि यार जो तूने पीसी में स्क्रीन भेजी थी ना उनमें थोड़े थोड़े डेंट्स आ रहे हैं और स्क्रीन के कलर्स में थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं, तो हमने उसको वापस कर दिए। तो वो हमें एक स्टेटमेंट बना के देगा, दैट इज कॉल्ड अ क्रेडिट नोट। जो सप्लायर है, सप्लायर हमें एक स्टेटमेंट बना के देगा कि इतना सामान हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, और हम उसको डेबिट नोट बना के देंगे कि इतना सामान हम तुझे वापस कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना, सप्लायर जो होता है वो इशू करता है क्रेडिट नोट, और हम जो परचेजर होते हैं हम इशू करते हैं डेबिट नोट। हम डेबिट नोट इशू करेंगे कितना सामान मैं तुझे वापस कर रहा हूं, सप्लायर हमें इशू करेगा क्रेडिट नोट, जो बिल्कुल एक दूसरे से मैच होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है रेमिटेंस एडवाइस। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सब कुछ एडजस्ट होने के बाद, ये जो रिटर्न है सब कुछ करने के बाद, सारी ट्रांजैक्शंस करने के बाद, हम जो भी हमारा बैलेंस है वो हम सप्लायर को पे कर देंगे, और पे करने के बाद हम उसको इन्फॉर्म कर देंगे कि हमने गूगल पे या पेटीएम या एनईएफटी या उससे इतने पैसे आपको दे दिए हैं, ये पैसे हम आपको दे चुके हैं, ये लो, ये आपकी ट्रांजैक्शन हो चुकी है, आपको चेक भेज दिया हमने। उसके बाद जैसे ही चेक सप्लायर को मिल जाएगा वो हमें कंफर्म कर देगा कि हाँ चेक हमें मिल चुका है, दैट इज अ रिसीट। तो ये होते हैं हमारे टोटल डॉक्यूमेंट्स, कोटेशन, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, गुड्स डिस्पैच नोट, गुड्स रिसीव नोट, इनवॉइस, स्टेटमेंट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रेमिटेंस एडवाइस एंड रिसीट। ठीक है, सबका मतलब तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री। सो गाइस, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री होता क्या है, देखो। सो बेसिकली क्या होता है कि हमारी एक बुक होती है जिसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग, जिसके बारे में मैंने तुम्हें अभी बताया था, दैट इज बुक कीपिंग। सो बुक कीपिंग के अंदर क्या होता है, जितनी भी हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको हम लेमैन लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं। देन आता है हमारा अकाउंटेंट। अकाउंटेंट मैंने क्या बताया था, वो कन्वर्ट करता है इस बुक को हमारे प्रॉपर अकाउंटिंग स्टेटमेंट में, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, अकाउंटिंग तरीके से। तो जितनी भी ये ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको टोटल 8 बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। सो हमारी जो टोटल 8 बुक्स होती हैं विच इज बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, कि जो भी हमारी ट्रांजैक्शन होती है उसको इन बुक्स में सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। सो दैट मीन्स जितनी हमारी क्रेडिट परचेज हैं, जो भी क्रेडिट परचेज हमने करी हैं, दोज आर रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक। जितनी भी हमने क्रेडिट परचेज रिटर्न करे हैं, जो भी हमारे क्रेडिट परचेज रिटर्न थे वो आएंगे परचेज रिटर्न डे बुक में। जितनी भी क्रेडिट सेल्स हमने करी हैं उनको हम रिकॉर्ड करेंगे सेल्स डे बुक में। जितनी भी क्रेडिट सेल्स रिटर्न हमने करी हैं उनको हम करेंगे रिकॉर्ड सेल्स रिटर्न डे बुक में। सो पॉइंट इज, परचेज डे बुक में आती है सारी क्रेडिट परचेज, परचेज रिटर्न डे बुक में आएंगी सारी क्रेडिट परचेज रिटर्न, सेल्स डे बुक में सारी क्रेडिट सेल्स, सेल्स रिटर्न डे बुक में सारी क्रेडिट सेल्स रिटर्न। अभी हम कैश सेल, कैश परचेज की बात ही नहीं कर रहे। देन आता है कैश बुक। जितनी भी हमारे बिजनेस की कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको हम यहां लिखते हैं कैश बुक के अंदर। ठीक है, और जितनी भी हमारी पेटी कैश ट्रांजैक्शंस होती है, छोटी छोटी कैश की ट्रांजैक्शंस, वो हम पेटी कैश बुक में लिखते हैं। तो यहां से हमें क्या समझ आया, अगर मैंने गुड्स कैश पे परचेज करे हैं तो वो यहां परचेज डे बुक में नहीं आएंगे, वो हमारे कैश बुक में आएंगे। तो जितनी भी हमारी कैश की ट्रांजैक्शंस हैं सारी हमारी कैश बुक में आती हैं, एंड पेटी कैश बुक में जो छोटी मोटी कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं। एंड लास्ट आता है जर्नल। जो ट्रांजैक्शन, जितनी इसमें बुक कीपिंग में से जो ट्रांजैक्शन थी, जो इन सब में नहीं आ सकी कहीं पे भी, उनको हम रिकॉर्ड करेंगे अपने जर्नल में। ठीक है, इसको हम जर्नल
और जर्नल प्रॉपर भी बोल सकते हैं। वैसे तो टेक्निकली हर ट्रांजैक्शन की एक जर्नल एंट्री होती है, वो हम करेंगे कि हर ट्रांजैक्शन की एक जर्नल एंट्री होती है, बट हमें हर ट्रांजैक्शन को उसकी फर्स्ट बुक, प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड करना पड़ता है। सो जर्नल प्रॉपर में क्या होता है, जो भी ट्रांजैक्शंस हमारी यहाँ ऊपर नहीं आती, वी रिकॉर्ड दैट इन जर्नल प्रॉपर। इसका एग्जांपल अगर मैं तुम्हें दूं कि अगर मैंने कैश परचेज करे थे गुड्स, तो वो कहाँ पे आएंगे, परचेज डे बुक में नहीं, कैश परचेज हमारा आएगा कैश बुक में, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं मैंने क्रेडिट पे, ध्यान से सुनना, मैंने क्रेडिट पे मैंने बिल्डिंग परचेज की है, जैसे कि मैंने बताया था कि इट्स अ रिवीजन वीडियो, तो इसके अंदर आई बिलीव मैराथन वीडियो, कि जैसे मैंने बताया था तुमने एक बार सब्जेक्ट पूरा पढ़ा हुआ है तो तुम्हें पता होगा कि बिल्डिंग इज अ एसेट एंड नॉट अ एक्सपेंस, ठीक है ना, स्टॉक नहीं है, बिल्डिंग हमारा एसेट है। तो अगर मैंने एसेट को क्रेडिट पे परचेज किया है, एसेट को क्रेडिट पे परचेज किया है, तो उस केस में क्या होगा, वो परचेज डे बुक में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि परचेज डे बुक में सिर्फ परचेजेस आते हैं, और परचेज मतलब जो मैंने स्टॉक परचेज किया है वो आता है, एसेट परचेज यहां पे नहीं आता, तो यहां नहीं आएगा। कैश बुक में भी नहीं आएगा क्योंकि मैंने कैश तो परचेज करा ही नहीं। देन इट विल कम इन जर्नल प्रॉपर क्रेडिट परचेज ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। ऐसे हमारे जैसे एंट्रीज होती हैं, बैड डेट्स, इरिकवरेबल डेट्स, अलाउंस, वो सारी एंट्रीज जो इन 6 बुक्स में कहीं नहीं आ सकती, वो आएंगी हमारी जर्नल प्रॉपर में, ठीक है गाइस। अच्छा गाइस, एक छोटी सी चीज जो मुझे लग रहा है वो ये है कि मैंने अभी तक क्या किया था, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं एक कंप्लीट वीडियो में ये पूरा सब्जेक्ट कवर करूंगा, बट मैंने भी देखा कि ऑलरेडी 57-58 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है। और अगर मैं एक ही वीडियो में कवर करता हूँ, इट विल गो फॉर लाइक 8 to 10 आवर्स, तो वो मेरे लिए भी डिफिकल्ट हो जाएगा ये वीडियो बनाना, और तुम्हारे लिए भी डिफिकल्ट हो जाएगा कि वीडियो में बार बार उस चीज़ को ढूंढना एंड कुछ करना। तो व्हाट आई एम डूइंग, मैं इस वीडियो को 3 या 4 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दूंगा, कि 4 से 5 चैप्टर एक वीडियो में, 4 से 5 एक में, 4 से 5 एक में, 4 से 5 एक में, ठीक है। तो 2-2 3-3 घंटे की वीडियो हो जाएंगी और सारा तुम्हारा सिलेबस इन 4 वीडियोस में कवर हो जाएगा, ठीक है। सो ये है हमारी बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री। नेक्स्ट आता है हमारा, अब नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज कॉमन जर्नल एंट्रीज। अब कॉमन जर्नल एंट्रीज क्या है गाइस, ये मैंने यहाँ पे जो भी जर्नल एंट्रीज तुमने आज तक पढ़ी होंगी, मैंने वहाँ पे तुम्हें शॉर्ट में सारी की सारी एंट्रीज लिख दी हैं कि तुम इजीली सारी एंट्रीज को रिवाइज कर सको। तो नॉर्मल हमारी जर्नल एंट्रीज कौन कौन सी हो सकती हैं, एक कॉन्सेप्ट जो सारे बच्चों को मैं बताता हूँ जर्नल एंट्रीज याद करने के लिए। जब भी कैश हमारे पास आता है, जब भी कैश हमें रिसीव होता है, तो कैश को हम डेबिट करते हैं। जब भी कैश हम पे करते हैं, तो कैश को क्रेडिट करते हैं। जब भी कैश आया तो कैश को डेबिट करेंगे, जब भी कैश दिया तो कैश को क्रेडिट करेंगे। ये चीज हमें याद रखनी है और सारी जर्नल एंट्रीज हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हेन कैश इज रिसीव्ड, हमारी एंट्री होगी डेबिट कैश, क्रेडिट जहां से कैश आया। जब भी हमने कैश पे करा तो जर्नल एंट्री विल बी डेबिट जिसको हमने कैश दिया, और क्रेडिट में कैश, जितना भी कैश दिया वो अमाउंट हमारा यहां पे आ जाएगा। दिस इज हाउ अ जर्नल एंट्री इज डन, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन गुड्स और स्टॉक आर परचेज ऑन क्रेडिट। जब भी हमने गुड्स और स्टॉक, नॉट एसेट, क्रेडिट पे परचेज करें, नॉट कैश, क्रेडिट पे परचेज करें, देन एंट्री विल बी डेबिट परचेज क्रेडिट पेबल्स, ठीक है। और अगर हमने ये गुड्स कैश में परचेज करे हैं तो हमारी एंट्री हो जाएगी डेबिट परचेज क्रेडिट कैश, ठीक है। जब भी हम स्टॉक परचेज करते हैं तो कभी भी हम यहाँ स्टॉक नहीं लिखते, वी ऑलवेज राइट परचेजेस, तो हमारी एंट्री होगी डेबिट परचेज क्रेडिट पेबल, ऑफ कोर्स आगे अमाउंट आ जाएगा। और अगर हमने कैश में परचेज करे हैं गुड्स, तो डेबिट परचेज क्रेडिट कैश। नेक्स्ट आता है हमारा, अगर हमने स्टॉक परचेज करा है क्रेडिट पे, सॉरी, नेक्स्ट है हमारा, अगर हमने जो गुड्स परचेज करे थे क्रेडिट पे वो रिटर्न करे हैं। जो गुड्स हमने ऊपर परचेज करे थे क्रेडिट पे वो हमने रिटर्न करे हैं, तो एंट्री विल बी डेबिट पेबल क्रेडिट परचेज रिटर्न, क्योंकि स्टॉक वापस आ रहा है तो पेबल डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट आ जाएगा परचेज रिटर्न। बेसिकली इसी एंट्री को हम क्या कर देंगे, रिवर्स, इस एंट्री को हम कर देंगे रिवर्स, ठीक है। डेबिट परचेज क्रेडिट पेबल परचेज, और अगर परचेज रिटर्न है तो डेबिट पेबल क्रेडिट परचेज रिटर्न। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मान लो हमने गुड्स
1000 के गुड्स परचेज किए थे विद अ ट्रेड डिस्काउंट, या हमें डिस्काउंट मिला था, ट्रेड डिस्काउंट मिला था, वो बाद में हम पढ़ेंगे ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, वैसे सबको पता ही होगा। हमने 1000 के गुड्स ट्रेड डिस्काउंट के बाद 900 के परचेज करे थे। 1000 के गुड्स ट्रेड डिस्काउंट के बाद 900 के परचेज करे थे क्रेडिट पे। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? डेबिट परचेज क्रेडिट पेबल। और अगर मैंने इन्हीं गुड्स को रिटर्न कर दिया तो मेरी एंट्री क्या होगी? पूरे के पूरे गुड्स लेट से मैंने रिटर्न कर दिए, या 10% ऑफ दीज गुड्स आर रिटर्न, इसमें से 10% गुड्स मैंने रिटर्न कर दिए। तो देखा जाए मैंने 1000 के गुड्स परचेज करे थे, तो 10% ऑफ 1000 दैट मीन्स 100 के गुड्स मैंने रिटर्न करे। तो रिटर्न की एंट्री क्या होती है? डेबिट पेबल क्रेडिट परचेज रिटर्न। तो मेरी जो एंट्री होगी इट विल बी डेबिट पेबल क्रेडिट परचेज रिटर्न, बट नॉट विद 100। चाहे मैंने 100 के गुड्स रिटर्न करे हैं, इन गुड्स को मैंने परचेज किया था 900 में आफ्टर द डिस्काउंट। तो यहां पे जब मैं रिवर्सल की एंट्री करूंगा तो वो भी मैं 90 की करूंगा कि 100 वाले गुड्स पे 10% मुझे डिस्काउंट मिला होगा, तो 90 जो मैंने पे करे थे वो वाले गुड्स मैं रिटर्न कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर हमारा परचेज के टाइम पे कुछ भी ट्रेड डिस्काउंट है तो परचेज रिटर्न में भी वो ट्रेड डिस्काउंट लगेगा। याद रखना है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत बच्चे गलतियां कर देते हैं। नेक्स्ट, ऐसी सेम चीज जब भी हम गुड्स सेल करते हैं क्रेडिट पे तो एंट्री क्या होगी? डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट सेल्स। परचेज डेबिट होता है, इट्स अ एक्सपेंस, सेल्स क्रेडिट होता है क्योंकि इट्स अ इनकम। सिंपल हमारे वही एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम वाले रूल्स हैं। ठीक है, तो सेल्स इनकम है तो क्रेडिट होती है, परचेज एक्सपेंस है तो डेबिट। तो जब भी हम गुड सेल करते हैं क्रेडिट पे तो एंट्री इज डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट सेल्स। और अगर हम गुड्स सेल करते हैं कैश में तो हमारी एंट्री क्या होगी? डेबिट कैश, कि हमें कैश आया है, जब हम सेल करेंगे तो कैश आएगा, क्रेडिट सेल्स, डेबिट कैश क्रेडिट सेल्स, ये होगी हमारी जर्नल एंट्री। और जब गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब हमने क्रेडिट पे कुछ गुड्स सेल करे थे वो हम रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, हमें कुछ गुड्स हमने सेल करे थे क्रेडिट पे और वो गुड्स हमें वापस आ रहे हैं, देन अगेन इस एंट्री का हम रिवर्स कर देंगे, इट विल बी डेबिट सेल्स रिटर्न क्रेडिट रिसीवेबल। याद रखना, जब भी हमारे परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न होती है तो ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स कर देते हैं, तो एंट्री विल बी डेबिट सेल्स रिटर्न क्रेडिट रिसीवेबल्स। और सेम जो कॉन्सेप्ट मैंने परचेज का बताया था सेम चीज यहां होगी कि अगर मैंने सेल करा था और कुछ ट्रेड डिस्काउंट दिया था तो वो मैं वापस ले लूंगा, और यहां पे भी जो वैल्यू आएगी इट इज लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट वो आएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी आती है डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर। जब भी हम कोई एसेट परचेज करते हैं, एसेट परचेज करने के बाद उस एसेट पे हर साल कुछ डेप्रिसिएशन लगती है, एसेट की वैल्यू हर साल कुछ परसेंटेज से गिरती है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इट विल बी डेबिट डेप्रिसिएशन क्रेडिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यहां पे क्रेडिट फिक्स एसेट नहीं होता। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर की जर्नल एंट्री होती है डेबिट डेप्रिसिएशन क्रेडिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इस चैप्टर को पूरा हम आगे डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट आता है इररिकवरेबल डेट रिटर्न ऑफ। इट मींस हमारे कुछ रिसीवेबल्स थे। रिसीवेबल्स कौन होते हैं? जिनसे हमें पैसे आने थे, इनको हमने गुड्स क्रेडिट पे सेल किए थे। ये रिसीवेबल्स कौन है? इनसे हमें पैसे आने थे, इनको हमने गुड्स क्रेडिट पे सेल किए थे। तो रिसीवेबल्स में से कुछ लोगों ने मना कर दिया, वो इंसॉल्वेंट हो गए कि वो अब हमें कुछ भी पैसे नहीं दे सकते। दैट इज इररिकवरेबल डेट, कि उन लोगों से हमें कुछ भी रिकवर नहीं हो सकता। सो रिटर्न ऑफ करना मतलब इररिकवरेबल डेट को बुक्स में से हटाना और अपना लॉस बुक कर देना कि इनसे अब हमें पैसे नहीं आएंगे, तो हम बुक्स में अपना नुकसान मान रहे हैं। रिटर्न ऑफ करना मतलब बुक्स में उसको नुकसान मानना। इसकी जो जर्नल एंट्री होगी दैट इज डेबिट इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस क्रेडिट रिसीवेबल्स। ठीक है, डेबिट इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस क्रेडिट रिसीवेबल्स। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ अलाउंस फॉर रिसीवेबल। हालांकि ये पूरा चैप्टर हमें करना है बट स्टिल बता देता हूं। अगर हमें लगता है कि आगे जाके शायद हमें कुछ पैसे नहीं आ सके, मतलब कुछ डेटर्स ऐसे हैं जिन्होंने तो कंफर्म कर दिया कि वो हमें कुछ भी पैसे नहीं देंगे, कुछ डेटर्स ऐसे हैं जो हमें लग रहा है कि भाई वो भी बिल्कुल
ऐसा चल रहा है कि हमें लग रहा है कि आगे इनसे पैसे हमें नहीं आएंगे, तो दोज आर अलाउंस फॉर रिसीवेबल, ये भी हमारा नुकसान होता है। तो इसकी जर्नल एंट्री होगी डेबिट इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस, क्रेडिट अलाउंस फॉर रिसीवेबल। जब कंफर्म होता है तो हम नीचे रिसीवेबल लिखते हैं, जब अलाउंस बनाते हैं तो नीचे अलाउंस आएगा, दोनों केस में ऊपर इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस आएगा। आगे, अगर ये अलाउंस हमें बढ़ाना है, अगर ये अलाउंस हमें बढ़ाना है कि हमने सोचा था कि इतना, हालांकि चलो इसको भी छोड़ देते हैं, लेट्स स्किप दिस पार्ट। वो जब तुम दोबारा से ये नोट्स पढ़ोगे तब तुम्हें याद हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर में मैंने ये चीज़ अच्छे से कराई हुई है, तो इसको भी स्किप कर देते हैं। चलो नेक्स्ट आता है हमारा अक्रूवल एक्सपेंस। अक्रूवल एक्सपेंस मीन्स वो खर्चे जो हमें करने थे लेकिन अभी हमने नहीं करे, कैश नहीं दिया। जैसे मुझे सैलरी देनी थी लेकिन किसी रीजन की वजह से मैं सैलरी नहीं दे पाया, दैट इज अक्रूवल एक्सपेंस। इसकी एंट्री क्या होगी? डेबिट एक्सपेंस, क्रेडिट अक्रूवल एक्सपेंस। ठीक है, अगर एक्सपेंस कैश में मैं पे करता हूं तो क्या एंट्री होगी? डेबिट एक्सपेंस, क्रेडिट कैश, क्योंकि कैश गया है। ठीक है, लेकिन कैश गया नहीं है तो डेबिट एक्सपेंस, क्रेडिट अक्रूवल एक्सपेंस। एंड नेक्स्ट आता है प्रीपेड एक्सपेंस, कि मेरा एक्सपेंस अभी करना नहीं था, मुझे सैलरी देनी नहीं थी, मैंने वैसे ही 3 महीने की एडवांस सैलरी दे दी किसी को कि यार अगले महीने मुझे शायद बाहर जाना है, मैं सैलरी नहीं दे पाऊंगा, अभी तू सैलरी रख ले 3 महीनों की। दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस, कि एक्सपेंस हुआ नहीं है, मैंने एडवांस में एक्सपेंस कर दिया है। तो इसकी जर्नल एंट्री होगी डेबिट प्रीपेड एक्सपेंस, क्रेडिट एक्सपेंस। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम मतलब ये इनकम मुझे आनी थी लेकिन अभी तक कैश में नहीं आई। जैसे मैंने पैसे कमा लिए मेरी एक बिजनेस में, या सैलरी मुझे आनी थी, मैंने 1 महीने काम कर लिया, मुझे सैलरी मिलनी है, किसी रीजन की वजह से अभी तक नहीं मिली, तो माई एंट्री विल बी डेबिट अक्रूड इनकम, क्रेडिट इनकम। डेबिट अक्रूड इनकम, क्रेडिट इनकम। जैसे मुझे इंटरेस्ट आना था, ये साल खत्म होता है, यहां पे मेरा ईयर खत्म होता है, मुझे इस पीरियड से लेके इस पीरियड का इंटरेस्ट यहां पे मिलता है। ये मेरा इंटरेस्ट पीरियड है कि मैंने जो बैंक में पैसे जमा कराए हैं, मुझे इस पूरे पीरियड का इंटरेस्ट यहां मिलेगा। बुक्स मेरी क्लोज कहां हो रही है? यहां पे। दिस इज द पॉइंट वेयर माई बुक्स आर क्लोजिंग। तो देखा जाए तो यहां मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिला, लेकिन मुझे इतना इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। मतलब कल को अगर मान लो मैं ये एफडी तुड़वाता हूं या कुछ भी करता हूं यहां पे आके, तो इतना इंटरेस्ट तो मुझे मिलेगा। तो ये जो इनकम है ये मेरी अक्रूड इनकम हो जाएगी, कि इनकम मैंने अर्न कर ली है बट अभी रिसीव नहीं करी, मुझे बाद में रिसीव होगी। दिस इज अक्रूड इनकम। तो एंट्री होगी डेबिट अक्रूड इनकम, क्रेडिट इनकम। और प्री रिसीव्ड इनकम, कि अभी मेरे को इनकम हुई नहीं है, मुझे किसी ने एडवांस में इनकम दे दी, सो इट इज प्री रिसीव्ड इनकम। तो जर्नल एंट्री विल बी इनकम अकाउंट डेबिट, क्रेडिट प्री रिसीव्ड इनकम। एक बार ये सारी जो जर्नल एंट्रीज हैं, इन सारी जर्नल एंट्रीज को अच्छे से पढ़ के लर्न कर लेना, क्योंकि ये एंट्रीज एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे सारी एंट्रीज, तुम्हें किसी भी बुक में ऐसी एंट्रीज नहीं मिलेंगी एक ही जगह, मैंने सारी क्लब करके तुम्हें एक जगह लिखती हैं, विच विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट। नेक्स्ट आता है, अगर हमने कोई भी नॉन करंट एसेट परचेज करा है, जैसे जब हम स्टॉक परचेज करते हैं तो हम डेबिट करते हैं परचेजेस, लेकिन जब हम कोई भी नॉन करंट एसेट परचेज करते हैं जैसे बिल्डिंग, प्लांट, तो हमारी एंट्री होती है डेबिट नॉन करंट एसेट, क्रेडिट बैंक। अगर मैंने कैश में वो नॉन करंट एसेट परचेज करा है तो मैं क्रेडिट करूंगा बैंक। अगर मैंने नॉन करंट एसेट क्रेडिट पे परचेज करा है, अगर मैंने वो नॉन करंट एसेट क्रेडिट पे परचेज करा है तो मेरी एंट्री होगी क्रेडिट पेबल। सो डेबिट नॉन करंट एसेट, क्रेडिट बैंक। अगर मैंने कैश में पे करा है, क्रेडिट पे करा है, तो क्रेडिट पे अभी लिया है एसेट, तो आ जाएगा पेबल। सेम अगर मैं गुड्स सेल करता हूं, स्टॉक सेल करता हूं, सॉरी, इफ गुड्स सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, तो हमारी एंट्री क्या होगी? डेबिट कैश और रिसीवेबल। अगर कैश सेल है तो ऊपर कैश आ जाएगा, क्रेडिट सेल है तो रिसीवेबल, क्रेडिट नॉन करंट एसेट, और यहां आती है नॉन करंट एसेट की बुक वैल्यू। एग्जांपल के साथ कराता हूं, जैसे मान लो मेरे पास एक बिल्डिंग थी जिसकी बुक वैल्यू थी $10,000, जिसकी बुक वैल्यू थी $10,000। इस बिल्डिंग को, एक सेकेंड गाइस, जस्ट 1 सेकेंड,
सो मेरे पास एक बिल्डिंग थी $10,000 की, और इस बिल्डिंग को मैंने लेट्स से सेल कर दिया कैश में, मैंने सेल करा कैश में फॉर $12,000। तो 10,000 की चीज़ मैंने 12 में सेल कर दी, तो मेरी जर्नल एंट्री क्या होगी? सो मैं लिखूंगा डेबिट कैश कितना, मुझे 12,000 आया, डेबिट कैश 12,000, मैं अमाउंट यहाँ लिखता हूँ, डेबिट कैश 12,000। बिल्डिंग की बुक वैल्यू थी मेरी 10,000, तो मैं बिल्डिंग के आगे लिखूंगा उसकी हमेशा बुक वैल्यू विच इज 10,000। यहां मुझे 2,000 का प्रॉफिट हुआ है, 10,000 की चीज बुक वैल्यू मैंने 12 में सेल कर दी, तो क्रेडिट कर दूंगा मैं प्रॉफिट, 2,000 प्रॉफिट क्रेडिट हो जाएगा। याद है मैंने बताया था एक्सपेंस का बैलेंस होता है डेबिट, एक्सपेंस का या लॉस का बैलेंस होता है डेबिट, इनकम और गेन्स का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो मेरी एक इनकम और गेन हो चुका है प्रॉफिट ऑन सेल, तो वो यहां आ जाएगा। सेम वे अगर मैंने इस 10,000 के एसेट को 9,000 का सेल करा होता, तो मेरा 1,000 का लॉस हो गया। तो मेरा नॉन करंट एसेट की बुक वैल्यू तो यहां पे भी 10,000 है, सेल करें मैंने इसको 9,000 में, तो मेरे पास कैश आएगा 9,000, तो 1,000 का मेरा आ जाएगा लॉस। तो एंट्री क्या होती है? डेबिट कैश या रिसीवेबल जितने का मैंने सेल करा है, क्रेडिट नॉन करंट एसेट जो भी बुक वैल्यू है। अगर इस ट्रांजैक्शन में लॉस है तो मैं डेबिट करूंगा लॉस ऑन सेल, अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट करूंगा प्रॉफिट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या है, ये जो मैं लॉस और प्रॉफिट लिखता हूं ये सिर्फ नॉन करंट एसेट के केस में लिखता हूं, स्टॉक के केस में अलग से प्रॉफिट और लॉस को कभी भी शो नहीं करते। एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं कि $10,000 का स्टॉक मैंने सेल कर दिया $12,000 इन कैश, $10,000 का स्टॉक नॉट नॉन करंट एसेट मैंने सेल कर दिया 12,000 का, तो मेरी जर्नल एंट्री क्या होगी? और कैश में सेल करा है, सो डेबिट कैश 12,000, क्रेडिट सेल्स 12,000। यहां पे मैं प्रॉफिट या लॉस को अलग से शो नहीं करूंगा अगर स्टॉक सेल करा है। अगर नॉन करंट एसेट मैंने सेल करा है तो प्रॉफिट और लॉस को अलग से शो करते हैं। लास्ट एंट्री अकाउंटिंग ओपनिंग एंट्री हमारी होती है डेबिट एसेट्स, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, क्रेडिट लायबिलिटी, क्रेडिट इक्विटी। सो डेबिट एसेट, क्रेडिट लायबिलिटी, क्रेडिट इक्विटी। कभी कभार तुम्हें एसेट गिवन होगा, या चलो इसको छोड़ देते हैं अभी, एंट्री याद रखना, ये फिगर्स कैसे निकालनी है वो मैं नीचे बताऊंगा। सो ओपनिंग एंट्रीज डेबिट एसेट्स, क्रेडिट लायबिलिटी, क्रेडिट इक्विटी। नेक्स्ट जो पार्ट है गाइस हमारा इस वीडियो का, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। सो गाइस अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है हमारी अकाउंट्स में, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था हमारी एक अकाउंटिंग इक्वेशन चलती है, दैट इज एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। ये हमारी एक अकाउंटिंग इक्वेशन चलती है। अब इसमें तुम ये भी कह सकते हो कि इक्विटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, या लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस इक्विटी। इसका मतलब क्या होता है कि अगर जितने एसेट्स, जैसे फॉर एग्जांपल ओनर ने बिजनेस में 1 लाख रुपीस या $1 लाख इन्वेस्ट करें, मतलब ओनर की कैपिटल $1 लाख से बढ़ गई कि ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट करें, तो इक्विटी उसकी 1 लाख से बढ़ गई कि बिजनेस ने ओनर को 1 लाख वापस करने हैं, और 1 लाख बिजनेस में कैश आया है, तो बिजनेस के अंदर हमारे 1 लाख से एसेट्स बढ़ जाएंगे। एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 और मोर देन 2 इफेक्ट्स। हर ट्रांजैक्शन के 2 और मोर देन 2 इफेक्ट्स होते हैं। तो अगर ओनर ने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करे हैं तो इक्विटी बढ़ गई होगी हमारी, क्योंकि ओनर ने पैसे इन्वेस्ट करे हैं, और एसेट्स हमारे बढ़ गए होंगे। ठीक है, ये चीज़ हम आगे भी पढ़ेंगे वैसे, बट अभी के लिए इतना ही। तो ये होती है हमारी एक अकाउंटिंग इक्वेशन। और इक्विटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? इक्विटी यानी कैपिटल, कैपिटल निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? इट इज ओपनिंग इक्विटी प्लस एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। किस ईयर की स्टार्टिंग में हमारे पास कितनी इक्विटी, ड्यूरिंग द ईयर ओनर ने बिजनेस में कितने और पैसे इन्वेस्ट करे, प्लस प्रॉफिट्स फॉर द ईयर, जो हमने प्रॉफिट्स फॉर द ईयर अर्न करे हैं वो हमारी इक्विटी में ही ऐड होते हैं। क्यों? अगर बिजनेस कोई भी प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ध्यान से सुनना गाइस ये लॉजिक, बिजनेस में अगर मान लो हम एक लोन लेते हैं, हम बिजनेसमैन है, ठीक है, या हमारा ये बिजनेस है, दिस इज बिजनेस, हमने बिजनेस में कहीं से लोन लिया है, तो जहाँ से हमने लोन लिया है तो लोन पे हमें उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो अगर बिजनेस में ओनर ने पैसे लगाए हैं,
अब ओनर को हम हर साल फिक्स परसेंटेज इंटरेस्ट नहीं देते, तो जो भी प्रॉफिट हम कमाएंगे वो प्रॉफिट किसका होगा, वो होगा ओनर का। कि जो भी पैसे हमने कमाए इंटरेस्ट पे कर दिया, बचा हुआ सारा पैसा ओनर का होगा। ठीक है, क्योंकि ओनर ने बिजनेस में पैसे लगाए थे, बिजनेस के खुद के पैसे नहीं है, खुद के एसेट नहीं है। बिजनेस के लिए प्रॉफिट जो है एक तरह से लायबिलिटी है कि ये ओनर को ये रिटर्न कमा के वापस देना है। क्योंकि अगर ये प्रॉफिट बिजनेस का होता, ओनर को कुछ ना मिलता, तो ओनर कहेगा भाई मैंने लाख रुपए लगाए, मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है, फिर मेरे को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो इसीलिए प्रॉफिट जो है उसको हम कैपिटल में ऐड करते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल यानी इक्विटी प्लस एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर विच इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो भी ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हुए, माइनस, और अगर लॉस हुआ तो लॉस ऑफ कोर्स माइनस हो जाएगा यहाँ से, और माइनस ड्राइंग्स मतलब ओनर ने जो भी पैसा ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस से पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए विड्रॉ करा है वो यहाँ से माइनस हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इक्विटी, हाउ यू वी कैलकुलेट इक्विटी। इस टॉपिक को हमने और डिटेल में करना है इन चैप्टर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, वहाँ पे और डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। एक चीज़ याद रखना, एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू इफेक्ट्स। किसी भी चीज़ को तुम्हें पूरा डिटेल में विद एग्जांपल्स करना है तो मेरी ऑलरेडी F3 की प्लेलिस्ट में सारे सब्जेक्ट्स की डिटेल्ड वीडियो जो मैंने एक्सप्लेन करी हुई है वो है, वहाँ से तुम पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल कर सकते हो। तो इस मैराथन वीडियो से तुम्हें क्या फ़ायदा हो रहा है? अब पहली चीज़, तुम्हारे को पढ़ते पढ़ते जो टॉपिक्स तुमने रिवाइज करे हुए हैं, जो टॉपिक तुमने एक बार पढ़े हुए हैं, वो टॉपिक को तुम जल्दी रिवाइज कर पा रहे हो। अगर कोई टॉपिक तुम्हें क्लियर नहीं हो रहा कि सर हमें ये चीज़ क्लियर नहीं है कि इसमें ये आपने जो करा था कि अगर मान लो ओनर ने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करे तो इक्विटी भी 1 लाख से बढ़ गई और एसेट भी 1 लाख से बढ़ गए, ये चीज़ आपने कैसे करी सर, ये हमें समझ नहीं आया, तो तुम इसके लिए क्या कर सकते हो, नाउ यू नो योर वीक एरिया, कि ये तुम्हारा वीक एरिया है, ये तुम्हें पढ़ना पड़ेगा विद एग्जाम्पल्स। तो यूट्यूब पे इस सब्जेक्ट की, इस टॉपिक की मेरी तुम वीडियो देख लो, यू नो दी चैप्टर नेम, चैप्टर नंबर, उस चैप्टर नंबर की मेरी ये वीडियो देख लो, वहाँ से इन डिटेल तुम्हारे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यही फ़ायदा होता है मेरी मैराथन वीडियो का, क्विक रिवीजन, और जो भी डाउट वाला एरिया है उनकी वीडियो देख के अपने आप को पूरा एंड परफेक्ट कर लो। ठीक है, अब आता है लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज लेजर। अब होता क्या है, वैसे लेजर पूरा अलग से चैप्टर है, बट जब भी हम कोई जर्नल एंट्री करते हैं, जब भी हम कोई जर्नल एंट्री करते हैं तो जर्नल एंट्री करने के बाद हमें उस एंट्री को कन्वर्ट कर, हमने बनाने होते हैं सारे लेजर्स। सो लेजर्स क्या होते हैं, एवरी अकाउंट दैट वी हैव लाइक परचेज, सेल्स, कैश, रिसीवेबल, पेबल, जितने भी हमारे अकाउंट्स बनते हैं, हर अकाउंट का हमें एक लेजर बनाना पड़ता है कि उस अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन पूरे बिजनेस में हुई हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूँ कैश की, तो हम बनाएंगे कैश अकाउंट, जो भी कैश के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन है, कैश आया, कैश गया, वो सब कुछ कैश अकाउंट में आएगा। अगर मैंने परचेजेस करी हैं तो जितनी भी परचेज मैंने करी हैं वो परचेज अकाउंट में आ जाएंगी। दैट इज कॉल्ड अ लेजर। सो लेजर का फॉर्मेट क्या होता है, ये लेजर का फॉर्मेट होता है, दिस इज डेबिट, दिस इज क्रेडिट। इनका याद रखना, इन चीज़ का जर्नल एंट्री के डेबिट क्रेडिट से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ जर्नल में डेबिट होती है, जैसे यहाँ पे कैश डेबिट हो रहा है तो यहाँ पे भी कैश डेबिट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इनका जर्नल एंट्री के डेबिट क्रेडिट से कोई भी डायरेक्ट संबंध, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो एक जर्नल एंट्री को हम लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं, एग्जाम्पल, जैसे मेरी एंट्री है डेबिट कैश 10,000, क्रेडिट राहुल 10,000, ये मेरी है जर्नल एंट्री। इसको मुझे पोस्ट करना है अकाउंट में, तो लेट से अगर मैं यहां पे बनाता हूं अपना कैश अकाउंट, लेट से इफ आई मेक कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट में मैं इस ट्रांजैक्शन को कैसे पोस्ट करूंगा, ध्यान से देखना। मुझे पहले देखना है कि क्या मेरी जर्नल एंट्री के अंदर कैश आ रहा है। हाँ, मेरी जर्नल एंट्री के अंदर कैश आ रहा है। कैश किस साइड आ रहा है, कैश आ रहा है डेबिट साइड, तो डेबिट साइड पे मैं लिखूंगा अमाउंट 10,000, और कैश कहाँ से आया मुझे, राहुल से, तो आई विल राइट राहुल, ये मैं लिखूंगा अपना कैश अकाउंट में। सो कैश अकाउंट में लिखूंगा राहुल 10,000, कैसे, कैश हो रहा है डेबिट, तो डेबिट साइड पे लिखूंगा कहाँ से कैश आया, कितना कैश आया। अब यहीं पे अगर मैं बोलता हूं कि मुझे लेट से मुझे बनाना है राहुल अकाउंट, लेट से आई हैव टू प्रिपेयर राहुल अकाउंट, तो राहुल अकाउंट कैसे बनाऊंगा, मैंने ये देखना है कि राहुल है, हाँ इस एंट्री में राहुल है,
राहुल क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड पे मैं यहाँ लिख दूंगा 10,000। राहुल के ऑपोजिट क्या लिखा हुआ है, कैश, तो लेजर में आ जाएगा कैश क्रेडिट 10,000। तो इसके एक्सप्लेनेशन यानी अगर हमें 2 मार्कर में क्वेश्चन आता है हाउ विल आई राइट, हम बोलेंगे कि इस जर्नल एंट्री को इफेक्ट क्या होगा, इट विल बी क्रेडिटेड इन राहुल अकाउंट एज 10,000। दिस ट्रांजैक्शन विल बी क्रेडिटेड टू राहुल अकाउंट एज 10,000, क्रेडिटेड टू राहुल अकाउंट एज 10,000, और क्या लिखेंगे वहां पे, कैश। अब अगर मैं बोलता हूं मुकेश, या मैं कहता हूं कि मैं बना रहा हूं मुकेश अकाउंट, सो मुकेश अकाउंट का इस एंट्री का मुकेश अकाउंट में क्या रिलेशन है, यहां पे कहीं पे भी मुकेश नहीं है, तो जब मुकेश नहीं है तो यहां कहीं पे भी इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट मुकेश अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है, ये होता है पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल टू लेजर। ठीक है, तो कैश इज डेबिटेड एंड इफेक्ट ऑफ दिस एंट्री विल कम ऑन द डेबिट साइड बिकॉज कैश डेबिट हो रहा है। इफ आई एम मेकिंग कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट में कैश डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे आई विल राइट 10,000, कहाँ से, राहुल से। दिस इज हाउ वी हैव टू डू दी जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री की पोस्टिंग इन द कैश अकाउंट। ठीक है, सो गाइस इस तरह से मैंने बनाई अपनी मैराथन वीडियो। तो ये अभी स्टार्टिंग में थ्योरी पार्ट थोड़ा ज़्यादा था, प्लस चीज़ें ज़्यादा थी। जितनी डिटेल हद तक मैं कोशिश कर सकता हूँ डिटेल तुम्हें समझाने की, मैं उतनी कोशिश कर रहा हूँ। आई होप तुम्हें मेरी वीडियो ये पसंद आए। ठीक है, मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज़ गाइस बताना चाहता हूँ। ये वीडियो मैं यहीं तक बना रहा हूँ। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि मेरे गले में थोड़ी खराश है एंड थोड़ी सी इश्यूज़ मेरे को आ रहे हैं। प्लस दूसरा रीज़न ये है, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट 2 और मैक्सिमम 3 वीडियोज़ में मैं पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर दूँ ऐसी 1.5 2 घंटे की वीडियो में। बट गाइज एक इम्पॉर्टेंट बात मैं सबको बता दूँ, वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आगे की जो 2 वीडियोज़ हैं उनको अगर तुम देखना चाहते हो देन यू विल हैव टू पे ₹399, जो मेरी एग्ज़ाम किट वीडियोस का सब्सक्रिप्शन की फ़ीस है। उसका रीज़न ये है गाइस, क्योंकि ये पूरी चीज़ को बनाने में इट टुक लॉट ऑफ एफर्ट्स। मैंने बहुत काम अपना सैक्रिफाइस करके ये नोट्स बनाए, उसके बाद मैंने ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो को, एक वीडियो को बनाने में चाहिए 1.5 घंटे की वीडियो, इट टेक्स अराउंड 4 to 5 आवर्स। तो मैंने जो इतने एफर्ट डाले हैं, फॉर दैट आई एम चार्जिंग अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट। और मार्केट रेट से देखा जाए जो दूसरे टीचर्स या इंस्टीट्यूट चार्ज करते हैं उससे तो इट इज़ वे लेसर देन। ठीक है गाइस, और प्लस एक बार तुम ये पे करके फॉर अ मंथ इस वीडियो को तुम जितनी मर्जी बार देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात, जिन बच्चों ने ऑलरेडी एग्जाम किट का सब्सक्रिप्शन लिया ही हुआ है उनके लिए तो ये वीडियो वैसे भी एडिशनल हो गई है। ठीक है गाइस, सो नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी उस वीडियो में मैं तुम्हारे को आगे के सारे चैप्टर्स और ज़्यादा डिटेल में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा के क्लियर करवाऊंगा। एंड आई विल ट्राई कि 2 to 3 वीडियोज़ में मैं पूरा F3 का सिलेबस इसी तरह से कंप्लीट कर दूँ। ठीक है गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना एज मच एज यू कैन एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब। एंड आगे की वीडियोस देखने के लिए यू कैन ज्वाइन दी मेंबरशिप। अगर तुम किसी ऐसी कंट्री में हो जहाँ पे तुम ये मेंबरशिप ज्वाइन नहीं कर पा रहे, उसका तरीका ये है, उसके लिए सारी चीज़ें मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। अगर तुम पे नहीं कर पा रहे तो यू विल हैव टू आस्क योर बैंक टू एक्टिवेट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। ठीक है गाइस, चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।